यूक्रेन सिर्फ मोर्चे पर ही नहीं, रूस से और भी कई स्तरों पर लड़ रहा है। रूस के क्षेत्रों और कब्जे वाले इलाकों में हजारों गुप्त एजेंट, जिनमें यूक्रेनी, तातार और यहाँ तक कि रूसी भी शामिल हैं, अंदर से ही क्रेमलिन के खिलाफ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ये सभी मिलकर आतेश यूनिट बनाते हैं और उन्होंने किसी भी तरह से युद्ध को बाधित करना अपना मिशन बना लिया है। चुपके से तोड़फोड़ की रणनीतियों से लेकर अंदरूनी खुफिया जानकारी साझा करने तक, ये बहादुर एजेंट यूक्रेनी सेना को अमूल्य सेवाएं प्रदान करते हैं और हाल ही में हुई सफल हमलों ने मॉस्को के दिल तक झटका पहुंचा दिया है। आतेश, जो कि क्राइमियन तातार भाषा में आग के लिए शब्द है, 2022 की गर्मियों में शुरू हुआ था, ठीक उसी के बाद जब यूक्रेन पर पूरी तरह से हमला शुरू हुआ था। समूह के एक प्रतिनिधि, जो केवल उपनाम जोका से जाने जाते हैं, ने सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस सीपा के साथ एक साक्षात्कार में बताया कि ये सब कैसे शुरू हुआ। क्राइमिया में यूक्रेन समर्थक कार्यकर्ताओं और क्राइमियन तातारों ने ये आंदोलन शुरू करने का विचार किया। युद्ध लंबा खिंच रहा था, रूस अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल करने में असमर्थ था और ये स्पष्ट था कि लामबंदी की घोषणा की जाएगी। लामबंदी इस आंदोलन के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि रूस के कमांडरों ने एक घातक गलती कर दी। उन्होंने क्रीमिया के लोगों को रूसी सेना में जबरन भर्ती किया। इसका मतलब था कि सक्रिय आतेश सदस्य क्रेमलिन की सेना में शामिल हो सके, जिससे तोड़फोड़ और अन्य गुप्त अभियानों के लिए और भी ज्यादा मौके मिल गए। वहीं से, जैसा कि जोका बताते हैं, ये आंदोलन बढ़ने लगा। मोबिलाइजेशन की शुरुआत से 2022 की शरद ऋतु से आतेश के पहले एजेंटों को रूसी सेना में लामबंद किया गया था। उनमें से कुछ ने खुद से शामिल होने का फैसला किया, जबकि कुछ को जबरन भर्ती किया गया। उसी पल से आंदोलन तेज हो गया। हर किसी के शामिल होने के अपने कारण थे। कुछ ने जीवन भर कानून प्रवर्तन में काम किया और उन्हें लगता था कि ये आक्रमण घोर अन्याय है। अन्य लोग बस आम लोग थे, जिन्हें लगा कि उन्हें आगे बढ़कर सही काम करना चाहिए। कुछ सदस्य ऐसे भी थे जिन पर यूक्रेन की घटनाओं का सीधा असर पड़ा था। जोका, उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति की बहुत भावुक कहानी का उल्लेख करते हैं, जिसने युद्ध में अपने पिता को खो दिया और किसी तरह उनकी मौत का बदला लेने के लिए आतेश में शामिल होने का फैसला किया। इनकी पृष्ठभूमि और कहानियां अलग हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य रूस को यूक्रेन से बाहर करना और युद्ध खत्म करना है। वे अपना मिशन कई तरीकों से पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, 2022 के अंत और 2023 की शुरुआत में आतेश के सदस्यों और अन्य विद्रोहियों द्वारा रूसी बैरकों में आग लगाने, नेशनल गार्ड की चौकियों को उड़ाने और काफिलों पर घात लगाकर हमला करने की खबरें आई थीं। आंदोलन की अधिकांश गतिविधियां गोलियों या धमाकों से नहीं, बल्कि छुपकर होती हैं, जहां एजेंट गुप्त रूप से रूसी सैन्य ठिकानों और कंपनियों की निगरानी कर जानकारी यूक्रेन को देते हैं। तब से इस आंदोलन के एजेंट दर्जनों कस्बों, शहरों और क्षेत्रों में मौजूद हैं। वे उन इलाकों से लेकर जो मोर्चे के सबसे करीब हैं, साइबेरिया की बर्फीली टुंड्रा तक फैले हुए हैं। वे उन जगहों से काफी खुफिया जानकारी जुटा सकते हैं जहां कीव की सेनाएं आसानी से नहीं पहुंचती, और वो खुफिया जानकारी एक से अधिक मौकों पर अमूल्य साबित हुई है। आतेश के प्रतिनिधि कहते हैं कि उनके एजेंटों ने युद्ध की शुरुआत में कई यूक्रेनी अभियानों में अहम भूमिका निभाई, जिनमें क्रीमिया के पास रूसी काला सागर बेड़े के जहाजों व बुनियादी ढांचे पर सफल हमले शामिल हैं, जैसे लैंडिंग शिप मिन्स्क, पनडुब्बी रोस्टोव-ऑन-डॉन और ऑपरेशन क्रैब ट्रैप, जिसमें सेवास्तोपोल मुख्यालय पर हमला हुआ और दर्जनों रूसी अधिकारियों की मौत हुई। जोका के अनुसार, हमारे लोग, कार्यकर्ता और खुद मुख्यालय में मौजूद लोग सेवास्तोपोल खाड़ी में सभी जहाजों का रिकॉर्ड रखते थे। कौन सा जहाज मरम्मत या प्रशिक्षण में था और उनका शेड्यूल क्या था। हमारी जानकारी की वजह से रक्षा बल हमला करने में सक्षम हो पाए। समय के साथ रूस आतेश के प्रति जागरूक हुआ तो क्रेमलिन की खुफिया एजेंसियों ने घुसे हुए एजेंटों को ढूंढने और खत्म करने की कोशिश तेज कर दी। नतीजतन समूह को अपनी विधियों में और ज्यादा समझदार, गुप्त और रणनीतिक बनना पड़ा। इसके अलावा, जैसा कि जोका ने बताया, बढ़ते खतरे के कारण कुछ लोग अपनी जान और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के डर से इस आंदोलन से दूर हो गए। 2022 में ज्यादा उत्साह था। बहुत से लोग भावनाओं से प्रेरित होकर हमारा समर्थन कर रहे थे और जितना हो सके किसी भी तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे थे। भावनाएं अब कम हो गई हैं और जो लोग जोखिम उठाने को तैयार थे, उनमें से कई लोग कब्जे वाले इलाकों को छोड़ चुके हैं। अब ये ज्यादा व्यावहारिक, ज्यादा व्यवस्थित और ज्यादा सुनियोजित है। आतेश छोटा जरूर हुआ है, लेकिन उसकी प्रभावशीलता बिल्कुल कम नहीं हुई है।
असल में ये आंदोलन समय के साथ और भी मजबूत और प्रभावशाली हो गया है। उदाहरण के लिए 2024 में इसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था BUNT या अंग्रेजी में रायट, जिसमें रूसी सैन्य कर्मियों के लिए एक निजी सूचना चैनल बनाया गया जो क्रेमलिन के आत्मघाती फ्रंटलाइन हमलों में भाग लेने से हिचकिचा रहे थे। ये चैनल इन सैनिकों को सलाह देता है कि वे कैसे फ्रंटलाइन ऑपरेशनों में देरी या बाधा डाल सकते हैं, जैसे कि गाड़ियों के इंजनों में कच्चे अंडे डालना। ये सभी के लिए फायदेमंद है। जो सैनिक चैनल की सिफारिशों का पालन करते हैं वे कम से कम थोड़ी देर और जीवित रह सकते हैं, जिससे उन्हें भागने या पलायन करने का समय मिल जाता है। इस बीच यूक्रेनी सेना को अपने अग्रिम मोर्चों पर इतने ज्यादा हमलावर समूहों से निपटने की चिंता नहीं करनी पड़ती। चैनल शुरू होने के तुरंत बाद कई कब्जे वाले इलाकों के सैनिकों ने, जिनमें खेरसौन, दोनेत्स्क और जापोरिजिया शामिल हैं, आतेश आंदोलन से संपर्क किया और पुष्टि की कि उन्होंने उसकी सलाह मानी है। उन्होंने हमारे तरीके अपनाए, सीखा और अपने उपकरणों को खराब कर दिया। वे कहीं नहीं गए। इसकी महत्ता कम नहीं आंकी जा सकती। हालांकि आजकल रूस के फ्रंटलाइन हमले ज्यादातर अप्रभावी हैं, जिनका परिणाम अक्सर केवल क्रेमलिन की सेना में भारी हताहतों के रूप में ही निकलता है, लेकिन इनमें से कुछ हमले अब भी असर छोड़ जाते हैं। कुछ दस्ते कभी कभी यूक्रेनी मोर्चे को भेद लेते हैं या छोटे इलाकों पर कब्जा कर रूस की पकड़ मजबूत कर देते हैं, जिससे उनकी अगली रणनीति या यूक्रेनी ठिकानों को घेरना आसान हो जाता है। इन हमलों में देरी और बाधा डालकर आतेश के एजेंट रूस की यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ने की क्षमता को सीमित कर रहे हैं। वे क्रेमलिन कमांडरों के लिए समस्याएं और सिरदर्द बढ़ा रहे हैं, साथ ही दोनों पक्षों में खून खराबा घटा रहे हैं। आतेशा की गतिविधियों का एक और उदाहरण देने के लिए जोका काला सागर बेड़े की 126वीं अलग तटीय रक्षा ब्रिगेड की ओर इशारा करते हैं। ये ब्रिगेड खेरसौन मोर्चे पर तैनात है और डनीप्रो नदी डेल्टा के द्वीपों पर बार बार हमले कर चुकी है। आतेशा की वजह से हमले कम प्रभावी हो गए, क्योंकि ब्रिगेड ने टूटी जेट्स की, क्षतिग्रस्त बोट और स्टार्ट न होने वाले इंजन जैसी समस्याओं की रिपोर्ट की, जो रूसी सेना के भीतर गुप्त तोड़फोड़ का नतीजा थीं। जोका का दावा है कि समस्या इतनी बड़ी और व्यापक हो गई कि रूसी अधिकारियों को उस इलाके की यूनिट्स की विशेष जांच का आदेश देना पड़ा, ताकि उनकी गुप्त गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आंदोलन के कार्यकर्ता यूक्रेन की रक्षा सेनाओं के लिए खुफिया जानकारी जुटा और साझा करते रहे हैं। उनकी मेहनत दिखती नहीं, पर यूक्रेनी सेना उसे गहराई से सराहती है। वास्तव में यूक्रेन की सेनाएं इन्हीं एजेंटों द्वारा जुटाई गई भारी मात्रा में जानकारी के कारण रूस के बुनियादी ढांचे पर इतने सफल हमले करने और उन्हें अंजाम देने में सक्षम हो पाई हैं। हाल के वर्षों में तेल रिफाइनरियों, पाइपलाइनों, गोला बारूद के भंडार, ईंधन भंडारण सुविधाओं, मिसाइल उत्पादन संयंत्रों, ड्रोन फैक्ट्रियों, बंदरगाहों आदि पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें लगातार बढ़ी हैं। आतेशा के एजेंट इन सभी हमलों में शामिल नहीं हैं, लेकिन निश्चित रूप से इनमें से कई में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। वे यूक्रेन के ड्रोन क्रू और मिसाइल टीमों को ये समझने में मदद करते हैं कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के हिस्से कहां स्थित हैं, उनकी सुरक्षा कितनी कड़ी है, आसपास के क्षेत्र में किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है, सबसे मूल्यवान संपत्तियां कहां रखी या स्थित हैं आदि। जोका ने कई प्रभावशाली हमलों के उदाहरण गिनाए, जिनमें आतेश शामिल था, जिनमें लुहांस्क, क्रीमिया और कावकाज बंदरगाह जैसे स्थानों पर तेल सुविधाओं पर हमले शामिल हैं। इसके साथ ही कजान बारूद संयंत्र और बाल्टीमोर हवाई अड्डे पर भी हमला किया गया, जहां रूस बड़ी मात्रा में Su-34 बॉम्बर और ड्रोन रखता है। एयरफील्ड की बात करें तो जोका ने कहा, हमारा एजेंट वहां काम करता था और हमने कई ड्रोन ऑपरेटरों का पता लगाया। इसके बाद हमने जानकारी डोनेट्स्क फ्रंट तक पहुंचाई। जैसे जैसे ऐसे और घटनाएं हुई हैं, रूस ने एक बार फिर आतेश के एजेंटों को पकड़ने के लिए अपनी आक्रामक कोशिशें तेज कर दी हैं, लेकिन पार्टिजान हमेशा एक कदम आगे रहने में कामयाब रहे हैं। इससे पहले कि हम देखें वे कैसे करते हैं और उनकी ताज़ा कार्रवाइयों पर नजर डालें, ऐसी जानकारी के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते सब कुछ विस्तार से समझाते हैं। हैरानी की बात है कि आतेश के इतने प्रभावी बने रहने और पकड़े जाने से बचने का एक तरीका ये रहा है कि वे रूसियों की नाक के नीचे ही काम करते रहे हैं। इसने कई रूसी सैनिकों की भर्ती की और उनके साथ कमांडरों को बिना बताए काम किया। ये ज्यादा हैरान करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा है और रूस का मनोबल गिरा है, क्रेमलिन के और ज्यादा सैनिक अपनी देश की स्थिति की सच्चाई को समझने लगे हैं। वे समझते हैं कि ये तथाकथित विशेष सैन्य अभियान वास्तव में कितना बेकार और निरर्थक है
और उन्होंने अपने देशवासियों को बार बार बेकार मोर्चे के हमलों में बस तोप के चारे की तरह मौत के मुंह में झोंका जाता देखा है। कई लोग इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन सच्चाई समझने से पहले या तो खुद भर्ती हुए या सेना में शामिल होने के लिए उन पर दबाव डाला गया। अब जब वे एक मुश्किल स्थिति में फंसे हुए हैं लेकिन फिर भी सही काम करने के लिए उत्सुक हैं, ये सैनिक मॉस्को के युद्ध प्रयासों को भीतर से कमजोर करने के लिए यूक्रेनियों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। चोका के पास रूसी सैनिकों की कई कहानियां हैं जिन्होंने अपनी सुरक्षा दांव पर लगाकर खुफिया जानकारी जुटाई और कई लोगों की जान बचाई। ज़ापोरिज़िया मोर्चे पर एक सैनिक ने संपर्क कर गांव पर हमले की योजना बताई। इससे यूक्रेनी रक्षा बलों को हमले की असली दिशा का पता लगाने में मदद मिली, न कि उस नकली दिशा का जिसे हमारे रक्षकों को गुमराह करने के लिए बनाया गया था, और वे हमले को रोकने में सफल रहे। सारी फ्रंट लाइनों पर कई ऐसी ही कहानियां सामने आई हैं, जहां रूस के कमांडरों को लगा कि उनके पास कोई बढ़त है या वे अपने दुश्मन को चौंका देंगे, लेकिन यूक्रेन पहले से तैयार था और उन्हें फंसाने के लिए इंतजार कर रहा था, और ये सब आतेश की वजह से संभव हुआ। आंदोलन के एजेंट लगातार तोड़फोड़ के मिशन अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने उन संचार लाइनों को काट दिया है जिनका इस्तेमाल रूस अपनी सैन्य कार्रवाइयों के लिए संपर्क करने, समन्वय करने और योजना बनाने में करता है, और साथ ही रेलवे सिस्टम को भी बाधित और नुकसान पहुंचाया है। ये क्रेमलिन की युद्ध मशीन का अहम हिस्सा है जो सैनिकों को जरूरी आपूर्ति जैसे भोजन, पानी, गोला बारूद और हथियार पहुंचाता है। उदाहरण के लिए अप्रैल 2026 में आतेश प्रतिरोध आंदोलन द्वारा रोस्तोव क्षेत्र में एक सैन्य लोकोमोटिव को नष्ट करने की खबरें सामने आईं। ये घटना लिकाया रेलवे स्टेशन के पास हुई, जो कब्जे वाले ज़ापोरिज़िया क्षेत्र की ओर जाने वाले सैन्य माल का अहम पारगमन केंद्र है। इस क्षेत्र से अक्सर गोला बारूद, ईंधन और बख्तरबंद वाहन ले जाने वाली ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन आतेश के कारण एक ट्रेन अब यात्रा नहीं कर सकेगी। समूह ने बताया कि नष्ट हुए लोकोमोटिव्स की कीमत कम से कम $1,50,000 थी और जोड़ा, लेकिन रूस की ललोंग असली कीमत इससे कहीं ज्यादा है। रूसी रेलवे को चालू लोकोमोटिव की भारी कमी और मरम्मत क्षमता की लगभग पूरी समाप्ति का सामना है। हर रेल वाहन मायने रखती है, अब एक और कम हो गई। लोकोमोटिव के नष्ट होने से इलाके में ट्रेन यातायात भी ठप हो गया। कई सैन्य ट्रेनों को इंतजार करना पड़ा, जबकि रूसी रेलवे अधिकारी इस संकट से निपटने के लिए जूझ रहे हैं। उसी महीने बाद में आतेश ने फिर से हमला किया। आंदोलन के अनुसार एक बहादुर एजेंट ने कब्जे वाले लुहांस्क क्षेत्र के विद्युत उपकेंद्र में घुसपैठ की। अंदर पहुंचने के बाद ऑपरेटिव ने एक विद्युत ट्रांसफार्मर को नष्ट कर दिया। जल्द ही वहां आग लग गई, जिसने अन्य उपकरणों को भी अपनी चपेट में ले लिया और स्टेशन को पूरी तरह से ठप कर दिया। वही स्टेशन पास के रेलवे हब को बिजली देता है, जिसे रूसी सैन्य आपूर्ति ट्रेनें भी नियमित रूप से उपयोग करती हैं। स्टेशन के क्षतिग्रस्त होने से हब को काम में कठिनाई हुई और कई ट्रेनों में देरी हुई, क्योंकि कब्जा करने वाली सेनाओं को हालात के अनुसार खुद को ढालना और वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग ढूंढने पड़े। एक बार फिर इसका अंतिम परिणाम यही है कि जरूरी आपूर्ति वहां नहीं पहुंच रही है जहां रूस को उनकी जरूरत है। फ्रंटलाइन सेनाओं को संसाधनों की कमी से न सिर्फ मनोबल गिरता है, बल्कि कमांडरों के लिए हमले की योजना और उसे अंजाम देना भी मुश्किल हो जाता है। ये घटनाएं छोटी दिखती हैं, पर मिलकर बड़ा असर डालती हैं। हर एक कार्रवाई दुश्मन की लॉजिस्टिक्स पर दबाव बढ़ाती है, जो आपूर्ति श्रृंखलाओं और समन्वय पर गुरिल्ला गतिविधियों के असाधारण और अक्सर अनदेखे महत्व को उजागर करती है। मॉस्को आतेश की हरकतों से लगातार तंग और परेशान होता दिख रहा है। इस समूह को 2024 में आधिकारिक रूप से एक आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत किया गया था, अन्य छापामार और प्रतिरोध आंदोलनों के साथ। नतीजतन आतेश के ऑपरेटिव्स को सिर्फ स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा ही नहीं, बल्कि देश के सर्वोच्च अधिकारियों द्वारा भी ढूंढा और पकड़ा जा रहा है। जो का बताते हैं कि इस समूह के पीछे फेडरल सिक्योरिटी सर्विस, FSB एजेंट्स, रूसी नेशनल गार्ड और जनरल स्टाफ के मुख्य निदेशालय GRU जैसे संगठन लगे हुए हैं। रूस अपने अंदरूनी ऑपरेशंस में बाधा डालने वालों को पकड़ने के लिए गंदा खेल खेलने से नहीं डरता। जो का बताते हैं कि दुश्मन ने उदाहरण के लिए टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स पर कई फर्जी आतेश अकाउंट बना रखे हैं। रूसी खुफिया एजेंट इन चैनलों पर आतेश के ऑपरेटिव्स का रूप धारण करते हैं, ताकि वे उन लोगों को फंसा सकें जो इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं, और फिर उन्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। दुर्भाग्यवश कई लोग इतने समझदार होते हैं कि जाल में नहीं फंसते, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। मार्च 2024 में एक घटना में 13 साल के लड़के को इन चैनलों में से एक ने धोखा दिया था।
रूसी ठगों ने पहले उससे उस जगह की फोटो वीडियो मांगी जहां रूसी सेना अस्थायी रूप से तैनात थी, फिर आतंकवादी हमला और स्कूल में गोलीबारी की तैयारी करने को भी कहा। चोका पुष्टि करते हैं कि असली आतिश ऐसा कभी नहीं करेगा। ये नागरिकों को नुकसान पहुंचाने या अपने ही लोगों में अराजकता फैलाने में दिलचस्पी नहीं रखता। इसके एजेंट सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ध्यान देते हैं और गुप्त रूप से रूसी युद्ध प्रयासों को बाधित करते हैं। इस घटना से समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने रूसी मीडिया की रिपोर्टों पर विश्वास किया कि आतिश आतंकवादी गतिविधियां योजनाबद्ध कर रहा था। कुछ एजेंट्स ने लिखकर असंतुष्टि जताई। हमें समझाना पड़ा कि ये सच नहीं है, हमें फंसाया जा रहा था, हमारी नैतिक सीमाएं हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं। सौभाग्य से समूह जल्दी संभला और तब से लगातार मजबूत होता गया। जोका बताते हैं कि आतिश को कब्जे वाले डोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों में कई नए भर्ती मिले हैं जो अब 1 दशक से अधिक समय से आंशिक रूप से रूसी नियंत्रण में हैं। उनका मानना है कि इन क्षेत्रों के कई लोग रूस के कब्जे, भ्रष्टाचार और अधूरे वादों से तंग आ गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की डॉनबास के लोगों को काल्पनिक यूक्रेनी दमन से मुक्त कराने की कसम के बावजूद रूसी सैनिकों के आने के बाद वहां जीवन स्तर बहुत गिर गया है। उदाहरण के लिए लुहांस्क में स्थानीय लोगों के लिए कई महीनों तक अपने काम की तनख्वाह ना मिलना अब आम बात हो गई है। कुछ लोगों ने तो अपनी नौकरियां भी खो दी हैं और उनकी जगह रूसियों को रख लिया गया है, जबकि कई लोगों के घर युद्ध में क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं और वे अब बेघर हो गए हैं क्योंकि रूसी अधिकारियों ने उन्हें उचित आवास उपलब्ध नहीं कराया है। जैसा कि जोका ने बताया, लोगों के साथ धोखा हो रहा है, वे अपमानित महसूस करते हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ने का रास्ता चाहते हैं। समय के साथ रूसी बड़ी संख्या में इस समूह से संपर्क कर रहे हैं। उनके अलग अलग कारण हैं। कुछ सिर्फ थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ लोग रूसी सेना में फंसे हुए महसूस करते हैं और किसी भी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। फिर ऐसे लोग भी हैं जो युद्ध से निराश हो चुके हैं या उन्हें लगता है कि उन्हें मोर्चे पर भेजने के लिए धोखा दिया गया था। अब लगभग 2000 एजेंट और मुखबिर इस विशाल आंदोलन का हिस्सा बन चुके हैं, जो 2022 की गर्मियों के शुरुआती दिनों की तुलना में अब कहीं अधिक विकसित और संगठित हो गया है। अब एजेंटों के पास पहचान छुपाने के लिए उन्नत सुरक्षा उपकरण हैं, जैसे VPN और बर्नर डिवाइस, जिससे वे अन्य विद्रोहियों से बिना पकड़े संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान मॉस्को आतिश की गतिविधियों का मुकाबला करने में लगातार नाकाम रहा है। जोका ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में आतिश को यूक्रेन की आधिकारिक खुफिया एजेंसी GUR के लगभग बराबर खतरे के स्तर पर माना गया है। अंत में वे कहते हैं, वे हमें बहुत गंभीरता से लेते हैं और उन्हें ऐसा करना भी चाहिए। रूसी सैनिक अब ड्रोन की आवाज के आदी हो गए हैं, हालांकि वे डरे हुए हैं। यूक्रेन युद्ध की प्रकृति ऐसी ही है, लेकिन अब जो हो रहा है वह अलग है, अलौकिक। आसमान से आने वाला एक खामोश आतंक जिसका पता नहीं चलता और जो रूसी सैनिकों को बड़ी तादाद में मार रहा है। साफ कहे, पुतिन के पिट्ठू डरे हैं और डरना भी चाहिए। मार्शियन आ गए हैं। वे AI संचालित विनाश की लहर की बस शुरुआत है जो रूस की सेनाओं पर टूटने वाली है। यूक्रेन ने युद्ध भूमि में क्या उतारा है, इसकी पहली झलक खुद यूक्रेन से नहीं बल्कि रूस और उसकी डरी हुई सुरक्षा सेवाओं से मिली। 21 अप्रैल को तास ने रूसी सुरक्षा एजेंसी के सूत्र के हवाले से आसमान में कुछ भयानक होने की खबर दी। ऐसे ड्रोन को पहले से ड्रोन डिटेक्टरों से ढूंढना मुश्किल होता है, सूत्र ने डराने वाले अंदाज में कहा। उस सूत्र ने नए ड्रोन को नाम दिया और बताया कि यूक्रेन में हर रूसी सैनिक क्यों डरा हुआ है। मार्टियन UAV की खासियत है कि ये लगभग बिना आवाज के चलता है। सूत्र ने बताया कि इसे तभी सुना जा सकता है जब यह लक्ष्य पर गोता लगाता है, जिससे चौकियों पर तैनात कर्मियों के लिए मार्टियन के हमले का पता लगाना और मुश्किल हो जाता है। मौन, घातक और ऐसा लगता है जैसे यह इस दुनिया का नहीं है। ऐसा लगने लगा है कि रूस खुद को एक साइंस फिक्शन युद्ध में टैंक और सैनिक लेकर आ गया है और उसके पास यूक्रेन द्वारा छोड़े गए हथियारों का कोई जवाब नहीं है। बेनाम रूसी सूत्र ही मार्टियनों के आतंक को उजागर करने वाले अकेले नहीं। होलिउका में जहां यूक्रेन के अलौकिक ड्रोन सबसे ज्यादा तबाही मचा रहे हैं, वहां शहर के रूसी नियुक्त मेयर इवान प्रेखोदको ने डरी हुई आंखों से उस आतंक के बारे में बात की है जिसका सामना अब पुतिन के प्यादों को करना पड़ रहा है। इवान प्रेखोदको के अनुसार नए यूक्रेनी ड्रोन की क्रूज स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, जो मोर्चे पर दिखने वाले अधिकांश FPV और फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से तेज है।
रूस की असली समस्या है कि यूक्रेन के नए ड्रोन अब ऑपरेटर नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल होते हैं। इवान प्रेखोद को बताते हैं कि ये ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स से पकड़ में नहीं आते और ड्रोन डिटेक्टर्स भी इन्हें नहीं पहचान पाते। यूक्रेन इन ड्रोन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रहा है, जिसका मतलब है कि हमें आधिकारिक स्रोतों से भी मार्टियंस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हमें कुछ बातें पता है। उनमें से एक यह है कि अब युद्ध के मैदान पर गूगल का हैरान करने वाला प्रभाव देखा जा रहा है। हमारे साथ बने रहें ताकि आप जान सके कि कैसे ये और मार्टियन से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें सभी को चौंका रही हैं। लेकिन फिलहाल सच्चाई ये है कि यूक्रेन के नए AI संचालित ड्रोन की तकनीकी विशेषताएं उतनी मायने नहीं रखती जितना मायने ये रखता है कि जब वे ड्रोन तैनात किए जाते हैं तो वे क्या करते हैं। फ्रांस 24 कहता है कि ये ड्रोन तब तक शांत रहते हैं जब तक वे किसी रूसी सैनिक के ऊपर नहीं पहुंचते। इसके अलावा इन नए ड्रोन की यह प्रवृत्ति भी है कि वे जमीन के इतना करीब उड़ते हैं कि वायु रक्षा प्रणालियां उन्हें देख ही नहीं पाती। आसमान की ओर इशारा करते रडार उस हवाई खतरे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते जो जमीन से चिपक कर उड़ता है। जब इसमें AI और ज्यादा विनाशकारी शक्ति जुड़ती है तो समस्या बढ़ जाती है। जब ये ना पकड़ में आने वाले ड्रोन रूसी सैनिकों को मार नहीं रहे होते तो ये उन्हीं रक्षा प्रणालियों में घुस जाते हैं जिन्हें इन्हें पकड़ने के लिए बनाया गया है। इसका मतलब रूस के लिए साफ है, मार्टियंस उतरते ही दूसरे ड्रोन और हथियारों का रास्ता खुल जाता है। वापस उन ड्रोन पर आते हैं जिन्हें हम जानते हैं। इनकी क्रूजिंग स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कम नहीं है। हमें यह भी पता है कि वे बिल्कुल शांत है और लगभग पता नहीं चलते और इसमें किसी तरह का AI कंपोनेंट भी शामिल है। लेकिन ये आते कहाँ से है और आखिरकार यूक्रेन ने जो भी ड्रोन युद्ध के मैदान में उतारे हैं उनमें से इस खास मानव रहित हवाई वाहन को रूस ऐसे क्यों देख रहा है जैसे ये किसी और ग्रह से आया हो? हम इस सवाल का जवाब न्यूयॉर्क टाइम्स की जानकारी से दे सकते हैं। ये स्पष्ट है कि मार्टियन इस तकनीक के शुरुआती संस्करणों के साथ जनवरी 2025 की शुरुआत से उड़ान भर रहा है। उस समय इसे बम्बलबी कहा जाता था। इसकी क्षमताओं पर चर्चा तब हुई जब यूक्रेन ने नया हथियार आजमाया। जनवरी में एक बम्बलबी ने खुद उड़कर एक रूसी लॉजिस्टिक्स ट्रक को रास्ते में रोक दिया, रिपोर्ट में बताया गया। कुछ महीनों बाद एक और बम्बलबी बिना मानवीय हस्तक्षेप के उड़कर रूसी बख्तरबंद वाहन पर हमला कर गया, जो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस था जो ऐसी घटनाएं रोकने के लिए बनाई गई थी। रूस में खबर थी कि यूक्रेन के पास ऐसा ड्रोन है जिसे जैमर से नहीं रोका जा सकता। रूस ने यूक्रेन के ड्रोन में से एक को हासिल करना अपनी प्राथमिकता बना लिया और जल्द ही उसे पता चला कि ऐसा करने का एकमात्र तरीका उसे मार गिराना है। रूस ने किस्मत के चलते बख्तरबंद वाहन पर बम्बलबी के हमले के सिर्फ कुछ दिन बाद ही यह कर दिखाया। यूक्रेन के नए ड्रोन का मलबा सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड अनमैन्ड सॉल्यूशंस को भेजा गया, जो मॉस्को के बाहर स्थित रूस के बड़े ड्रोन निर्माताओं में से एक है। सेंटर ने मलबे की जांच कर बम्बलबी का नाम बदलकर मार्सियानिन रखा, जो रूसी में मार्टियन का अर्थ है। ये नाम यूं ही नहीं रखा गया था। रूस ने यूक्रेन के नए ड्रोन को इतना अनोखा नाम इसलिए दिया क्योंकि इसमें एक ऐसे संगठन की संभावित भागीदारी थी जिसकी यूक्रेन युद्ध में शामिल होने की किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नहीं, गूगल नहीं, हम उस पर भी आएंगे। नासा। हम ये नहीं कह रहे कि नासा ने यूक्रेन के लिए मार्शियन ड्रोन बनाए हैं, लेकिन रूस के अनुसार मार्शियन की तकनीक नासा के इंजेन्युइटी प्रोग्राम से आई है, जिससे वह बिना पकड़े रूस के कई सैनिकों और सैन्य उपकरणों तक पहुंच पाता है। 2020 में नासा ने इंजेन्युइटी मार्स हेलीकॉप्टर मंगल ग्रह पर भेजा था, जिसने ड्रोन को नाम दिया। अप्रैल 2021 में पहली उड़ान के बाद इस प्रयोगात्मक ड्रोन ने अगले 3 वर्षों में मंगल पर उड़ान क्षमता जांचने के लिए 72 उड़ानें पूरी की। इंजेन्युइटी ड्रोन ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया। नासा ने कहा कि ये ड्रोन अपेक्षा से ज्यादा ऊंचा और तेज उड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इंजेन्युइटी ड्रोन ने कई उड़ानें स्वायत्त रूप से पूरी की। सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड अनमैन्ड सॉल्यूशंस में अलार्म बज उठा। कुछ ही महीनों में यूक्रेन के नए डरावने ड्रोन के निर्माण में संभावित अमेरिकी भागीदारी की रिपोर्टें सामने आने लगी थी। एक रिपोर्ट में कहा गया, मार्टियन एक बड़ा खतरा है, कोई असरदार बचाव उपाय नहीं है और निकट भविष्य में भी उम्मीद नहीं है।
यूक्रेन ने युद्ध में ऐसा ड्रोन उतारा है जिसे रोकना मुश्किल है। उसे गिराने का एकमात्र तरीका है कि किस्मत साथ दे और उसे मार गिराया जाए। रूस हर मामले में सही है, जिसमें अमेरिका की भागीदारी भी शामिल है। हालांकि यूक्रेन के मार्शियन ड्रोन पर सिर्फ नासा की छाप नहीं है, इसमें एक और प्रभाव भी है जिसकी भागीदारी और भी सीधी है। ये प्रभाव खुद गूगल से आता है और उसके प्रचलित रुझानों के खिलाफ जाने से, ताकि यूक्रेन के पास रूस की आक्रामकता के खिलाफ लड़ने के लिए जरूरी चीजें हों। सिर्फ यही बात यूक्रेन के लिए सब कुछ बदल देती है। लेकिन इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, यह एक त्वरित याद दिलाना है कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आप इसी तरह की जानकारी देखना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब किए हुए हैं। मार्टियन में दिखा प्रभाव गूगल के पूर्व प्रमुख एरिक श्मिट है। श्मिट यूक्रेन के व्यक्तिगत समर्थकों से भी आगे बढ़ते हैं। केवल चेक लिखने या अच्छे शब्द कहने से संतुष्ट नहीं है। श्मिट अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और वित्तीय ताकत से ऐसे हथियार बनाते हैं जो रूसी सैनिकों को डराते हैं। द मार्शियन उन हथियारों में से एक है और यह श्मिट द्वारा चलाए जा रहे एक स्टार्टअप व्हाइट स्टॉक का उत्पाद है। फोर्ब्स ने जनवरी 2024 में इस टॉप सीक्रेट सैन्य परियोजना के अस्तित्व का खुलासा किया था। हालांकि उसके बाद कई महीनों तक इसके बारे में ज्यादा कुछ सुनने को नहीं मिला। तब जो सुना था उससे कोई भी मान सकता था कि व्हाइट स्टॉक यूक्रेन के लिए गेम चेंजर हो सकता है। श्मिट ने सिलिकॉन वैली से बेहतरीन और होशियार लोगों की भर्ती शुरू की। एप्पल, स्पेसएक्स और गूगल के पूर्व कर्मचारी व्हाइट स्टॉक में अमेरिकी संघीय एजेंसियों के पूर्व सदस्यों के साथ काम करते हैं और हैकाथॉन में भाग लेते हैं। श्मिट अपने प्रभाव से ऐसी तकनीक पाते हैं जो और निजी कंपनियां नहीं पा सकती। इस परियोजना का उद्देश्य था और अब भी है यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले AI संचालित ड्रोन बनाना। इसी काम से मार्टिन की शुरुआत हुई थी। नासा की लैब में शुरू हुई तकनीक अब मंगल ग्रह तक पहुंचने के बाद यूक्रेन तक आ गई है। इसे नेविगेट करने को GPS नहीं, इलाके की स्वायत्त स्कैनिंग काफी है। करीब 10 किलोग्राम वजन वाला एक इलेक्ट्रिक मोटर इसे चुपचाप रहने में मदद करता है। यह सस्ता है। ये एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिटेक्शन और पहचान प्रणाली है जो AI का उपयोग कर सही लक्ष्य को पहचानती और निशाना बनाती है। और यहाँ तक कि जो वीडियो और डेटा ये यूक्रेन वापस भेजता है वे भी उन्नत एन्क्रिप्टेड सिग्नल्स का उपयोग करते हैं जिन्हें रूस हैक नहीं कर सकता। यानी पुतिन के सैन्य अधिकारी उस नए ड्रोन के बारे में कोई सुराग नहीं ढूंढ सकते, यहाँ तक कि उन सैनिकों के डर से भरे चेहरों से भी नहीं जो इसे अपनी ओर आते हुए देखते हैं। मार्शियन कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये कोई पागलपन भरा विचार नहीं है जिसे किसी ऐसे अमीर आदमी ने गढ़ा हो जिसके पास समझ से ज्यादा पैसा हो। मार्शियन बिल्कुल असली है। ये रूसी सेना और उनके उपकरणों को इस वक्त तबाह कर रहा है और यही पुतिन के लिए एक बड़ी समस्या है। हालांकि ये तो सिर्फ हिमखंड की नोक है, क्योंकि मार्शियन ड्रोन की सुर्खियों के पीछे एक और भी बड़ा मुद्दा है जिससे रूस को जूझना पड़ेगा। यूक्रेन की AI क्रांति अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और रूस बहुत पीछे रह गया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने पहले ही ये बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वो AI को रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में असली गेम चेंजर मानता है। 4 मई को यूक्रेन डिफेंस AI सेंटर A1 के CEO दानिलो त्सोक ने मंत्रालय द्वारा प्रकाशित टिप्पणियों में यह स्पष्ट किया। त्सोक कहते हैं कि यूक्रेन में AI का उपयोग 100% स्वायत्त युद्ध क्षेत्र बनाने के बारे में नहीं है। ये प्रभावशीलता और ऐसे हथियार बनाने की बात है जो यूक्रेन के सैनिकों के जोखिम को घटाकर रूस को ज्यादा नुकसान पहुंचाए। त्सोक कहते हैं कि डिफेंस AI सेंटर A1 जैसी कंपनियों का वह काम जो UK सरकार के साथ मिलकर किया जा रहा है पूरे पश्चिम में लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है। त्सोक कहते हैं लोकतांत्रिक देशों को रक्षा क्षमताएं बढ़ानी चाहिए। बिना AI वे शांति नहीं बचा सकते। संभव है AI टेक गुरु त्सोक की ये टिप्पणियां कुछ स्वार्थी हों, लेकिन त्सोक की डींगे ये दिखाती है कि यूक्रेन जिस AI संचालित हथियारों को युद्ध के मैदान में ला रहा है उसे वह पुतिन की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण प्रगति में से एक मानता है। मार्टियन AI संचालित ड्रोन की एक नई लहर के सबसे आगे है जो रूसी हमले को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ ड्रोन ही नहीं, यूक्रेन की AI लहर में और भी शामिल है। कई और हथियारों को स्वचालित किया जा रहा है ताकि यूक्रेन को पुतिन की लूटपाट करती सेनाओं के खिलाफ बढ़त मिल सके, जिसके बारे में हम कुछ ही मिनटों में बात करेंगे। फिलहाल ड्रोन की बात करें, यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख
और पहले यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के मुख्य व्यक्ति रहे किरिलो बुदानोव ने दावा किया है, युद्ध क्षेत्र में मौजूदा तकनीकों की सीमाएं दिख रही हैं, जिससे यूक्रेन को आगे रखने के लिए नई तकनीकों की जरूरत है। स्वायत्त प्रणालियों की ओर बदलाव जरूरी है। ये ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए जो अपने आप लक्ष्यों की पहचान कर सके और बिना सीधे मानवीय नियंत्रण के पैंतरेबाजी कर सके। यूक्रेन ने इस क्षेत्र में पहले से ही ठोस प्रगति की है और उम्मीद की जा रही है कि ये निकट भविष्य में युद्ध क्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण और संभवतः अप्रत्याशित कारक बन जाएंगे, बुदानोव ने घोषणा की। तो हो सकता है कि हम अभी उस स्तर पर न पहुंचे हों जहां युद्ध क्षेत्र पूरी तरह से 100% स्वायत्त हो, लेकिन ऐसा लगता है कि यूक्रेन का लक्ष्य कुछ इसी तरह का है। यूक्रेन ये सब बातें सिर्फ किसी सैद्धांतिक भविष्य के बारे में सोचते हुए नहीं कह रहा है। युद्ध क्षेत्र को जितना संभव हो सके स्वायत्त बनाने के लिए पैसा और समय दोनों लगाया जा रहा है। स्वर्मा जैसी कंपनियां ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित कर रही हैं जो ड्रोन झुंडों को समन्वित करने में सक्षम है और यूक्रेन की एआई तकनीक को उसके मानव रहित सिस्टम में व्यापक बनाने का प्रयास कर रही हैं। यूक्रेन आर्म्स मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक स्वार्मर तकनीक अप्रैल 2024 में पेश होने के बाद से यूक्रेन में 1 लाख से ज्यादा मिशनों में इस्तेमाल हो चुकी है। व्हाइट स्टॉक जैसी कंपनियां अधिक विशिष्ट तकनीक और ड्रोन बना रही है। हालांकि यहां तक कि व्यक्तिगत सिस्टम भी भविष्य की उन ड्रोन पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिन्हें यूक्रेन युद्ध के मैदान में लाएगा। यूक्रेन के पास ऐसी कंपनियों की कोई कमी नहीं है जो उसकी ड्रोन आधारित रणनीति को हकीकत बनाने के लिए काम कर रही है। ड्रोन सेक्टर में मजबूत रक्षा उद्योग है और कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक 2026 में यूक्रेन के लिए 70 लाख ड्रोन बनने की उम्मीद है। इसका मतलब हर दिन करीब 19,000 ड्रोन बनेंगे, जिनमें कुछ सिर्फ $500 के होंगे। फिर भी ये करोड़ों डॉलर के रूसी सिस्टम्स को नष्ट कर सकते हैं, जैसे वे एयर डिफेंस सिस्टम्स जो मार्टियन के खिलाफ फेल हो रहे हैं। एआई के क्षेत्र में यूक्रेन के पास अब 200 से अधिक कंपनियां हैं जो ड्रोन और ड्रोन से जुड़ी तकनीकों का विकास कर रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती हैं। इन कंपनियों ने मिलकर यूक्रेन के ब्रेव 1 प्लेटफॉर्म पर 300 से अधिक एआई से जुड़ी ड्रोन परियोजनाएं पंजीकृत की हैं, जिसे यूक्रेन ने अपने विकेंद्रीकृत ड्रोन निर्माताओं के बीच सहयोग सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया है कि उन निर्माताओं को यूक्रेन की सरकार से सीधा समर्थन मिले। युद्ध के मैदान पर यूक्रेन के पास 70 से ज्यादा एआई आधारित सिस्टम हैं। हमने कहा था कि मार्शियन पुतिन के सैनिकों के लिए जितना डरावना है वो तो सिर्फ शुरुआत है। यही हमारा मतलब था। यूक्रेन का यह अलौकिक ड्रोन एक पूरी क्रांति का नेतृत्व कर रहा है, जिससे रूसी सैनिकों की पैंट पुतिन के चमचों की नाक से भी ज्यादा भूरी हो रही है। हम अब यूक्रेन को युद्ध के एक ऐसे नए चरण में प्रवेश करते देख रहे हैं जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। एआई एकीकरण यूक्रेन के ड्रोन को स्वायत्त रूप से लक्ष्यों की पहचान करने और उन पर निशाना साधने की अनुमति देता है, वो भी तब जब वे जटिल परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के बीच रास्ता बना रहे होते हैं। ये ड्रोन इंसानों से तेज और ज़्यादा डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे यूक्रेन के ड्रोन में रियल टाइम बदलाव संभव है और मानव ऑपरेटर की ज़रूरत कम पड़ती है। हम स्वायत्तता के बढ़ते प्रभाव को देख रहे हैं और जल्द ही एआई ड्रोन रूस पर भारी पड़ सकते हैं। हर दिन नए ड्रोन और सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप्स का परीक्षण हो रहा है, जिन्हें यूक्रेन और उसके साझेदार फंड कर रहे हैं। अब हमारे पास एरिक श्मिड जैसे लोग हैं जो रूसी कारण के लिए योद्धा बनकर सामने आ रहे हैं और वे अपनी बातों को साबित करने के लिए अपना पैसा लगा रहे हैं ताकि ऐसी तकनीक लाई जा सके जो मानो स्टार वॉर्स से निकाली गई हो। हथियार जो कभी अपने साथ जुड़े फाइबर ऑप्टिक केबल्स या अपने ऑपरेटरों के पास उपलब्ध युद्ध क्षेत्र से जुड़ी जानकारी तक सीमित थे, अब झुंड में उड़ सकते हैं, रास्ते में अपने लक्ष्य चुन सकते हैं और रूस के पास उन्हें रोकने के जितने भी तरीके हैं उन सभी को पार कर सकते हैं। लेकिन नए दिन की शुरुआत से पहले यूक्रेन को बनाते रहना होगा। एआई ड्रोन के मामले में निश्चित रूप से कई फायदे देता है, लेकिन अगर यूक्रेन के बारे में हमने पुतिन के आक्रमण शुरू करने के बाद एक बात सीखी है तो वो ये है कि यूक्रेन कभी भी किसी खोज को यूं ही नहीं छोड़ता एक बार जब वो हो जाती है। एआई ड्रोन स्वायत्त क्रांति में अग्रणी है, लेकिन यूक्रेन एआई को सिर्फ मार्टियन और उसके जैसे हथियारों तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि इससे कहीं अधिक हथियारों में शामिल कर रहा है। हम हर जगह एआई देख रहे हैं जो रूस के लिए बुरा है। 9 मई को कीव पोस्ट ने बताया कि यूक्रेन ने ब्रेव 1 क्लस्टर से नया एआई टर्रेट बनाया है जो रूसी फाइबर ऑप्टिक ड्रोन को ट्रैक व नष्ट करता है।
ये ड्रोन यूक्रेन के AI ड्रोन जैसे हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध नहीं रोक सकता, लेकिन ये स्वायत्त नहीं और इनकी सीमा केबल की लंबाई तक सीमित है। उन ड्रोन का यूक्रेन का जवाब है कि अब टर्रेट्स में और अधिक AI लगाया गया है, जो युद्ध क्षेत्र में 10 यूनिट्स में सक्रिय है और जो जल्द ही फेल कर रूस के सबसे महत्वपूर्ण हथियारों में से एक के खिलाफ एक मानक रक्षा बन जाएगा। हम यहाँ तक देख रहे हैं कि यूक्रेन AI को अन्य हथियारों में भी शामिल कर रहा है, जो बिल्कुल अलौकिक लगते हैं। 9 मई को इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन ने 5 किमी मारक क्षमता वाली नई एंटी ड्रोन लेजर का परीक्षण किया। त्रिजुब नामक यह लेजर अपने अंतिम परीक्षण चरण में पहुंच गई है, इससे पहले कि इसे युद्ध के मैदान में तैनात किया जाए। लेजर डिफेंस से यूक्रेन रूसी शाहिद ड्रोन को बिना लागत के मार सकता है, क्योंकि इसमें न गोला बारूद और न इंटरसेप्टर ड्रोन बनाने होते हैं। इस लेजर का सफल परीक्षण 18 सेंटीमीटर के छोटे लक्ष्यों पर हो चुका है, जिससे शाहिद ड्रोन कोई चुनौती नहीं है। इसमें AI की मदद से रूस के आते हुए ड्रोन को तेजी से ट्रैक और टारगेट किया जाता है। फिर लेजर इतनी तेजी से फायर करता है कि ड्रोन को समझ में आने से पहले ही वो गिर जाता है। क्या आपको याद है जब हमने कहा था कि यूक्रेन इस तकनीक को इतना अहम मानता है कि ये लोकतंत्र की रक्षा कर सकती है? ये यूक्रेन की कोई बेवजह की बात नहीं है। NSS मैगजीन ने अप्रैल में खुलासा किया था कि यूक्रेन अपने ड्रोन और AI आधारित सिस्टम से जो डेटा इकट्ठा कर रहा है, वो अपने पश्चिमी सहयोगियों को दे रहा है, ताकि वे अपने खुद के AI मॉडल को ट्रेन कर सके। इसका मतलब है कि AI यूक्रेन के लिए युद्ध के मैदान पर सिर्फ एक उपकरण से कहीं ज्यादा बनता जा रहा है। मार्टियन जैसे ड्रोन पुतिन और उसके पिट्ठुओं के लिए एक नई दहशत का कारण बन रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन सक्रिय रूप से जो डेटा इकट्ठा कर रहा है, उसका इस्तेमाल खुद को उन देशों के लिए और भी जरूरी बनाने में कर रहा है जो पुतिन की तानाशाही के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। यूक्रेन की प्रगति पूरे पश्चिम के लिए लाभ है। इसका मतलब रूस अब पहले से ज्यादा एकजुट पश्चिम का सामना कर रहा है, जो विचारधारा और रूस से निपटने की क्षमता दोनों में मजबूत है। रूस भी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। वह अपने खुद के AI ड्रोन विकसित कर रहा है और इस तकनीक को यूक्रेन के खिलाफ तैनात करने की कोशिश कर रहा है। रूस के ड्रोन अक्सर गलतियां करते हैं और यूक्रेन की AI तकनीक के शुरुआती संस्करणों जितने भी उन्नत नहीं हैं। रूस की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के ऑटोनोमस टर्मिनल गाइडेंस वाले मार्टियन ड्रोन जैसे उपकरण 70% से ज्यादा डायरेक्ट हिट कर रहे हैं, जबकि सामने रूस की एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और उसके बनाए गए बाकी तमाम जवाबी उपाय भी हों। अब पुतिन को सीधे सच का सामना करना है। मार्टियन आ चुके हैं। ये यूक्रेनी प्रगति की शुरुआत है, जिसने आधुनिक युद्ध के नियम बदल दिए। तकनीक और बेहतर होती जाएगी, रूस की हालत और पतली होती जाएगी। पहले से जारी AI संचालित तबाही, जो आगे सिर्फ और भी भयावह होती जाएगी, पुतिन के आक्रमण को वहीं रोक देने की क्षमता रखती है। रूस ही युद्ध क्षेत्र है। हाँ, पूरा रूस। एयरबेस चल रहे हैं, तेल रिफाइनरियां आग की लपटों में घिरी हैं, ड्रोन मोर्चे से सैकड़ों मील दूर के ठिकानों को ऐसे निशाना बना रहे हैं मानो ये कोई बड़ी बात ही ना हो। पहले जो जगहें सुरक्षित थीं, वहां भी अब हमले हो रहे हैं। संदेश साफ है, कोई जगह सुरक्षित नहीं। यही बात मॉस्को को सबसे ज्यादा चुभती है। ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये सालों से आकार ले रहा था। हमलों की तीव्रता और साहस बढ़ते गए, उन्हें रोकना भी कठिन होता गया। रूस ने सोचा था कि वो यूक्रेन की सीमा पार कर सब कुछ ले सकता है। रूस को उम्मीद नहीं थी कि उसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ेगा, और उसे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कभी उसे अपनी ही जमीन पर जवाबी हमलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन रूस पूरी तरह गलत था। यूक्रेन ने विरोध किया, उसने अपनी जमीन की रक्षा की, और जैसे जैसे समय बीतता गया, यूक्रेन ने और आगे बढ़कर ड्रोन्स, मिसाइलें, यहाँ तक कि रूसी क्षेत्रों में पूरे के पूरे घुसपैठ अभियान चलाए। धीरे धीरे यूक्रेन ने अपने हमलों से युद्ध रूस तक पहुंचा दिया। इससे देश एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र बन गया। मार्च 2026 में पूर्व रक्षा मंत्री और वर्तमान सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु ने माना कि रूस का कोई भी क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। तो आइए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। रूस अपने किसी भी उद्देश्य को हासिल करने में इतनी बुरी तरह कैसे विफल रहा, और यूक्रेन ने किस तरह हालात के खिलाफ उठकर अपने दुश्मन को उसी की कड़वी दवा चखाई। क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था, तब यूक्रेन के लिए रूसी जमीन पर कोई छोटा सा हमला करना भी लगभग अकल्पनीय था। दोनों देश पड़ोसी थे और उनके बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध थे, लेकिन जब बात सैन्य मामलों की आई तो वे एक दूसरे से बहुत दूर थे। एक देश सैन्य दुनिया का असली गोलियत था,
एक ऐतिहासिक ताकत जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत जमीनी सेनाओं में से एक थी। हजारों टैंक, दसियों हजार बख्तरबंद वाहन, सोवियत भंडार जो हथियारों और गोला बारूद से भरे हुए थे, भारी मात्रा में तोपखाना, बम और मिसाइलें जो अकल्पनीय तबाही मचाने के लिए तैयार थीं। इसके अलावा रूस के पास विश्व स्तरीय वायु और नौसेना बल भी थे, साथ ही लगभग 10 लाख सेवारत सैन्य कर्मी भी थे। इसके विपरीत यूक्रेन प्रमुख सैन्य शक्तियों के मामले में शायद ही किसी के ध्यान में आता था। इसे बिल्कुल भी एक गंभीर शक्ति के रूप में नहीं देखा जाता था। इसी वजह से कई विशेषज्ञों को उम्मीद थी कि अगर रूस हमला करता तो यूक्रेन के लिए मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। सबसे आशावादी विश्लेषकों को भी लगता था कि यूक्रेन अपने क्षेत्र का कुछ हिस्सा बचा सकता है, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि कीव की सेनाएं अपनी सीमाओं के बाहर रूसी संपत्ति या बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा पाएंगी। लेकिन यूक्रेन की छुपी हुई ताकत के शुरुआती संकेत सामने आने में ज्यादा समय नहीं लगा। वास्तव में युद्ध शुरू होने के कुछ ही महीनों में अफवाहें फैलने लगीं। रूस के अंदर स्थित ठिकानों पर हमलों की कानाफूसी थी, जैसे बेलगोरोड क्षेत्र में एक तेल डिपो पर हमला। इन घटनाओं में से कई की पुष्टि नहीं हो पाई थी। कुछ तो ऐसा भी माना गया कि इन्हें जानबूझकर क्रेमलिन ने गढ़ा था ताकि यूक्रेन के खिलाफ जनता में गुस्सा भड़काया जा सके और युद्ध के लिए समर्थन मजबूत किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते और महीने बीतते गए, ऐसी घटनाएं और अधिक होने लगीं। रूस के सीमा क्षेत्रों में संदिग्ध विस्फोट हुए, तेल डिपो में आग लग गई और यहाँ तक कि ड्रोन हमले भी हुए। बाद में पता चला कि कुछ हमले यूक्रेनी सेना नहीं बल्कि रूस के अंदर युद्ध विरोधी समूहों ने किए थे। स्टॉप द वैगन समूह के तोड़फोड़ करने वालों ने अपने ही देश के रेल ढांचे के हिस्सों को नष्ट कर दिया ताकि आपूर्ति और गोला बारूद को मोर्चे तक पहुंचने में देरी हो सके। और भले ही यूक्रेन इन हमलों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं था, ये सबसे शुरुआती सबूत थे कि रूस इस तथाकथित विशेष सैन्य अभियान से बिना नुकसान के नहीं निकल पाएगा। और 2022 के अंत तक, युद्ध शुरू होने के 1 साल से भी कम समय में, यूक्रेन ने अपनी पहली पुष्टि की गई हमला किया। दरअसल 2 हमले किए। ये हमले रूस की सीमा के अंदर यूक्रेन से दूर एंगिल्स और डियागिलेवो एयरबेस पर हुए। इन बेसों में रूस के सबसे कीमती और उन्नत बम वर्षक विमान रखे जाते थे। टुपोलेव 295 जैसे विमान जो सोवियत संघ के दौर में पेश किया गया एक रणनीतिक बम वर्षक है और यूक्रेनी बुनियादी ढांचे पर क्रूज मिसाइल हमलों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 5 दिसंबर 2022 को यूक्रेन ने दोनों एयरबेसों में आग लगाई, धमाकों की आवाजें आईं और बुनियादी ढांचे व विमानों को नुकसान की खबरें आईं। कुछ हफ्ते बाद 26 दिसंबर को एंजल्स पर एक और हमला हुआ, जिससे ये महत्वपूर्ण प्रमाण मिला कि शुरुआती हमले कोई इत्तेफाक या एक बार की घटना नहीं थे और यूक्रेन पूरी तरह तैयार और सक्षम था कि वो रूसियों पर वहां और तब हमला कर सके जब वे सबसे कम उम्मीद कर रहे थे। रूस ने पहली बार युद्ध की मार अपने घर तक पहुंचती महसूस की, पर यह आखिरी बार नहीं था। 2023 में युद्ध बदलने लगा। ये संघर्ष पारंपरिक था, जिसमें रूस ने विरोधियों को दबाने के लिए टैंक और बख्तरबंद वाहनों पर निर्भर किया। इस दौरान यूक्रेनी रक्षकों ने खाइयां खोदी, मजबूत मोर्चे बनाए और दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए जो भी हथियार और तोपखाना उन्हें मिल सका उसका इस्तेमाल किया। ये थकाऊ लड़ाई थी जिसमें दोनों ओर बढ़त बदलती रही, जो 20वीं और 21वीं सदी की शुरुआत के अन्य वैश्विक संघर्षों जैसी थी। फिर ड्रोन्स आ गए। 2022 के अंतिम चरणों और 2023 की शुरुआत में रूस ने यूक्रेनी अग्रिम मोर्चों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हवाई हमले करने के लिए ड्रोन का उपयोग लगातार बढ़ती हुई मात्रा में करना शुरू कर दिया। यूक्रेन को खुद को एक नए और डरावने खतरे से बचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसी धमकी जो तेज, सस्ती और रूस के लिए बड़ी मात्रा में बनाना आसान थी, जिसे वो भारी संख्या में तैनात कर सकता था। हवाई विस्फोटकों के भनभनाते झुंड, जिन्हें रडार स्क्रीन पर पकड़ना मुश्किल था, और पारंपरिक रक्षा प्रणालियों से रोकना भी हैरान करने वाला कठिन था, एक ही रात में भयानक मात्रा में नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे। यूक्रेन ने सिर्फ नए ड्रोन युद्ध का सामना नहीं किया, बल्कि इससे सीखा, खुद को ढाला और अपनी घरेलू ड्रोन इंडस्ट्री विकसित करनी शुरू की। अगर मॉस्को कर सकता है तो कीव भी कर सकता है। और 3 मई 2023 को दुनिया ने देखा कि यूक्रेन के ड्रोन क्या कर सकते हैं, जब उनमें से कई ने एक और रूसी एयरफील्ड पर हमला किया। इस बार ब्रायंस्क क्षेत्र में 2 लक्ष्यों पर हमला हुआ, 2 और पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए। एक और ड्रोन नहीं मिला। उसी दिन क्रेमलिन पर भी ड्रोन हमले की खबरें आईं, जो रूस की सरकार का मुख्यालय है। उसी महीने बाद में मॉस्को में और भी ड्रोन देखे गए। 8 ड्रोन राजधानी में घुस आए।
और भले ही उन्होंने उस समय ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी ये एक बहुत बड़ी खबर थी। यूक्रेन, जिससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, ने किसी तरह रूसी राजधानी पर हमले को अंजाम देने में कामयाबी हासिल की, जो उसकी सीमा से लगभग 300 मील दूर है। रूस की राजधानी और सबसे बड़ा शहर, जहां 1.3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जिस जगह देश के सबसे अमीर ओलिगार्क्स और लगभग सर्वशक्तिमान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अधिकतर समय बिताते हैं, वहां यूक्रेनी हथियारों से हमला हुआ। अगर कीव युद्ध शुरू होने के 1 साल बाद ही ऐसा कर सकता है, जब उसे रूसी हमलों और लगातार हवाई हमलों का सामना है, तो वो और क्या कर सकता है, हम जानने वाले थे। जैसे जैसे 2023 आगे बढ़ा, यूक्रेनी ड्रोन हमले और भी आम होने लगे, लेकिन कीव ने इससे भी बड़ा कुछ तैयार कर रखा था। देर वसंत में सशस्त्र बल यूक्रेन से रूसी क्षेत्र बेलगोरोद में घुसे, जिससे रूस को पहली बड़ी जमीनी घुसपैठ का सामना करना पड़ा। इन बलों में मुख्य रूप से गैर यूक्रेनी स्वयंसेवक शामिल थे, जैसे कि रूस की आजादी सेना जैसे एंटी क्रेमलिन रूसी समूह, साथ ही पोलैंड और बेलारूस जैसे स्थानों से आए अन्य लड़ाके भी थे। लेकिन तब तक ये युद्ध का सबसे बड़ा सीमा पार हमला था। स्वयंसेवक लड़ाकों ने रूसी बुनियादी ढांचे और उपकरणों को नुकसान पहुंचाया, तोड़फोड़ की और नष्ट किया, जबकि सुमी और खार्किव क्षेत्र में यूक्रेनी रक्षकों का समर्थन भी किया। उन्होंने क्रेमलिन के सैनिकों के मनोबल पर भी असर डाला। कई सैनिकों को झूठी बातें बताई गई थीं। उन्हें बताया गया था कि वे यूक्रेन को आजाद कराने के हीरो हैं। उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि यूक्रेन के लोग उनका स्वागत करेंगे। विशेष सैन्य अभियान कुछ हफ्तों में खत्म होगा और रूसी झंडे कीव की सड़कों पर लहराएंगे। इन बातें पूरी तरह झूठ निकली। अब विरोधी सेनाएं रूस की सरहदों तक पहुंच चुकी थी और उनके इलाके में घुसपैठ कर रही थी। ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी, और रूस में बहुत से लोगों के लिए यही वो पल था जब पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि युद्ध बहुत तेजी और खतरनाक तरीके से क्रेमलिन के नियंत्रण से बाहर जा रहा है, और हालात इससे भी कहीं ज्यादा खराब होने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें जाएं, यही वजह है कि हम मिलिट्री शो बनाते हैं, ताकि समझा सकें कि ताकत वास्तव में कैसे काम करती है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, आगे की चीजें मिस ना हो। 2024 इस संघर्ष में कई मायनों में एक निर्णायक साल साबित होने वाला था। पुतिन और उनके क्रेमलिन साथी उम्मीद कर रहे थे कि ये साल वो होगा जब रूसी सेना यूक्रेन की कमर हमेशा के लिए तोड़ देगी, मोर्चे पर दूर दूर तक जबरदस्त प्रयास के साथ, जिसका मकसद देश की रक्षा को तोड़ना और जीत की राह बनाना था। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कमजोर होने के बजाय 2024 में यूक्रेन काफी मजबूत हो गया। रूसी ठिकानों पर उसके ड्रोन हमले और ज्यादा बार और ज्यादा रणनीतिक हो गए। कीव के कमांडरों ने अपने लक्ष्यों का चयन और ज्यादा सावधानी से करना शुरू कर दिया। सिर्फ एयरबेस और गोला बारूद के भंडार पर ही नहीं, बल्कि तेल के बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ये पहचाना कि तेल शायद रूस के पास सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यही तेल सीधे और परोक्ष रूप से क्रेमलिन की युद्ध मशीन को शक्ति देता है। इसी तेल का इस्तेमाल टैंकों को चलाने वाले ईंधन और बम वर्षकों को हवा में बनाए रखने के लिए किया जाता था, और यही तेल रूसी अर्थव्यवस्था में भारी मात्रा में पैसा भी लाता था, जिससे पुतिन युद्ध जारी रखने, सैनिकों की तनख्वाह और बड़े पैमाने पर सैन्य उपकरणों के उत्पादन की लागत को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। अगर यूक्रेन रूस के तेल ढांचे को नष्ट कर सकता तो वो शायद युद्ध जीत सकता था, और इसलिए उसने यही किया। 2024 के दौरान रूस के तेल ढांचे पर कम से कम 84 यूक्रेनी हमले की पुष्टि हुई, जिनमें ज्यादातर रिफाइनरी थीं, लेकिन पाइपलाइन और भंडारण टैंक भी शामिल थे। सैन्य ढांचे ने भी यूक्रेन की भीषण आक्रामकता का पूरा असर झेला, और अब बात सिर्फ ड्रोन तक सीमित नहीं रही थी। कीव का तेजी से विकसित होता घरेलू रक्षा उद्योग भी बड़े और बेहतर मिसाइलें बना रहा था, जो पहले की तुलना में और दूर और तेज उड़ सकती थीं। वे कई पश्चिमी हथियारों से भी बेहतर साबित हो रही थीं, जो यूक्रेन के सहयोगियों ने भेजे थे। इस दौरान 50 से अधिक नेपच्यून मिसाइल हमले हुए, और रूस के भीतर लगभग 1000 मील अंदर स्थित लक्ष्यों जैसे इजेव्स्क के कुपोल इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्लांट पर भी लंबी दूरी के ड्रोन हमले किए गए। ये भी लगभग उसी समय था जब यूक्रेन के सहयोगियों ने आखिरकार उसे अपने हथियारों का इस्तेमाल रूस के भीतर लक्ष्यों पर हमला करने की अनुमति दी, न कि केवल कब्जे वाले क्षेत्रों के अंदर। इससे यूक्रेन मास्को के लिए बड़ा खतरा बन जाता है, जिससे यूरोपीय स्टॉर्म शैडो और अमेरिकी मिसाइलें हवाई अड्डों व अन्य अहम जगहों पर गिर रही हैं। समुद्र में भी यूक्रेन हमलों में सक्रिय था।
इसने रूस के कुख्यात ब्लैक सी फ्लीट पर कई हमले किए। 2022 में उसके प्रमुख क्रूजर मॉस्को को डुबोया और युद्ध में कई लैंडिंग शिप्स, मिसाइल शिप्स व पनडुब्बियों को भी नष्ट किया। नुकसान बढ़ने पर रूसी कमांडरों ने बेड़े के अधिकतर जहाजों को सुरक्षित जल क्षेत्रों में भेजने और क्रीमिया तट के पास तैनात जहाजों को वापस बुलाने का फैसला किया। इससे वे जहाज यूक्रेनी भूमि पर मिसाइल हमलों के लिए कम खतरा बने और यूक्रेन से अनाज व अन्य सामानों के निर्यात के रास्ते भी खुल गए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में कुछ जान आ गई। फिर आया एक और बड़ा हमला, कुर्स्क घुसपैठ। 6 अगस्त 2024 को यूक्रेनी सेनाओं ने रूस तक पहले से कहीं ज्यादा युद्ध की कड़वी हकीकत पहुंचा दी और कुर्स्क क्षेत्र में नई मोर्चा रेखा बनाई। उनका रूसी क्षेत्र कब्जाने या नागरिकों का कत्लेआम करने का इरादा नहीं था, जैसा क्रेमलिन ने यूक्रेन में किया। इसके बजाय ये एक रणनीतिक निर्णय था। रूसी सेनाओं को दूसरी दिशा में मोड़ने का एक तरीका था, जो अन्य क्षेत्रों में कुछ यूक्रेनी मोर्चों पर संख्या में बढ़ने और दबाव बनाने लगी थीं। इससे रूसी सेनाओं को अपने संसाधनों को फैलाने और बांटने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि वे कुर्स्क पर हुए हमले का मुकाबला कर सकें। इससे यूक्रेन के बहादुर रक्षकों को समय और राहत मिली। शुरुआत में यूक्रेन की सेना को कम प्रतिरोध मिला। इस इलाके में पर्याप्त रूसी सैनिक नहीं थे जो ज्यादा मुकाबला कर सकें, और उनमें से कई अनुभवहीन थे और इस तरह की घुसपैठ से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। नतीजतन कीव की सेना ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कस्बों और गांवों पर जल्दी कब्जा कर लिया, सैनिकों को पकड़ लिया और रास्ते में मिले किसी भी रूसी उपकरण को नष्ट कर दिया या अपने कब्जे में ले लिया। अपने चरम पर यूक्रेनी सशस्त्र बलों की 80 से अधिक रूसी बस्तियों में सैन्य मौजूदगी थी और वे मार्च 2025 तक डटे रहे। फिर कीव के कमांडरों ने पीछे हटने का समझदारी भरा फैसला लिया। रूस ने इसे जीत बताने की कोशिश की, जबकि ये असल में करारी हार थी। ये दशकों में पहली बार था जब किसी दुश्मन सेना ने रूस की सीमाओं को पार कर उसके क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और भले ही यूक्रेन ने आखिरकार उस इलाके को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने रूसियों को काफी नुकसान और हताहत पहुंचाए। साथ ही वहां बारूदी सुरंगें और इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक भी छोड़ दिए, जिनसे रूसियों को निपटना पड़ा। इसने दुश्मन का ध्यान इतना भटका दिया कि यूक्रेन को अन्य मोर्चों पर संभलने और फिर से संगठित होने का मौका मिल गया, जिससे क्रेमलिन कोई बड़ा शहर या कस्बा नहीं ले सका। कुल मिलाकर 2024 यूक्रेन के लिए अपने दुश्मन पर सफलतापूर्वक पलटवार करने के मामले में एक प्रभावशाली साल रहा। 2025 तो और भी बेहतर रहा। साल अभी शुरू ही हुआ था कि यूक्रेनी ड्रोन्स पहले ही मॉस्को को निशाना बना रहे थे, जिसमें 240 मानव रहित हवाई वाहनों का एक बड़ा हमला यूक्रेन से भेजा गया, जो सीमा पार कर रूसी क्षेत्रों में सैन्य और तेल ढांचे को निशाना बना रहा था। और ये तो बस शुरुआत थी। 2025 के दौरान रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी ड्रोन हमले महीने में 1 या 2 बार से बढ़कर लगभग रोजाना होने लगे। इस स्तर तक यूक्रेन ने ड्रोन युद्ध में महारत हासिल कर ली थी और विरोधी की तुलना में अधिक विविध और प्रभावी ड्रोन बनाकर उनका इस्तेमाल बुनियादी ढांचे को नष्ट करने व मनोबल तोड़ने में किया था। ये यूएवी का निर्माण पहले से कहीं अधिक कर रहा था, जो 20,000 से बढ़कर 2 लाख प्रतिमाह हो गया था। सैन्य संयंत्र, तेल रिफाइनरी, भंडारण, हवाई अड्डे, यूक्रेन के कामिकाजे हमलों में ये सभी लक्ष्य उड़ाए और जलाए गए। तेल के बुनियादी ढांचे पर हमले और अधिक बार होने लगे और पुतिन को इसका असर वहीं महसूस होने लगा जहां उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, अर्थव्यवस्था। यूक्रेन के हमलों ने रूस को अनुमानित $12 अरब का नुकसान पहुंचाया, क्योंकि अनगिनत गैलन तेल जलकर राख हो गए और उत्पादन क्षमता में भारी कटौती हुई। ड्रोन और मिसाइलों ने क्रेमलिन की अरबों डॉलर की एयर डिफेंस सिस्टम और रडार जैसी कीमती सैन्य संपत्तियां नष्ट कर दी। फिर आया उन सभी में सबसे विनाशकारी और प्रतीकात्मक हमला, ऑपरेशन स्पाइडरवेब। 1 जून 2025 को यूक्रेन ने 1 साल से ज्यादा समय में बनी योजना को अंजाम दिया। इसने दर्जनों ड्रोन ट्रकों में छुपाकर रूस के कई रणनीतिक स्थानों, खासकर बड़े एयरबेस के पास भेजे। जैसे ही ट्रक अपनी जगह पर पहुंचे, ट्रक का दरवाजा खुला और ड्रोन के झुंड छोड़ दिए गए, जिन्होंने रूस के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बम वर्षकों और अन्य विमानों पर आग बरसाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले ने रूसी बम वर्षक बेड़े का करीब 1/3 हिस्सा नष्ट कर क्रेमलिन के अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण एक दिन में खत्म या क्षतिग्रस्त कर दिए। ब्लैक सी फ्लीट कीव के निशाने पर थी। 2025 में कई हमलों में कई रूसी जहाजों को नुकसान या डुबोया गया। नोलोसिक पनडुब्बी पोर्ट जैसी अहम संरचनाएं नष्ट हुईं और क्रेमलिन को स्पष्ट संदेश गया।
इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दूर भागते हैं या अपने जहाजों को कहां छुपाते हैं, उन्हें ढूंढ लिया जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा। और इस तरह हम 2026 में प्रवेश करते हैं, जो एक और निर्णायक वर्ष है उस युद्ध में जो रूस के अनुसार केवल कुछ हफ्तों तक चलना था। सालों की कोशिशों, सालों की पीड़ा और रूस के लगातार हमलों को सहने के बाद यूक्रेन डगमगा सकता था। असल में यही वो चीज थी जिस पर पुतिन भरोसा कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि अगर वो युद्ध को काफी लंबा खींच सके तो यूक्रेन आखिरकार उनके विशाल युद्ध तंत्र के बोझ तले झुक जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2026 की शुरुआत में ही यूक्रेन ने हार नहीं मानी, बल्कि अपने दाव और बढ़ा दिए। उसने रूस के क्षेत्रों के भीतर तेल के बुनियादी ढांचे पर विनाशकारी हमले करना जारी रखा। उसने नए हथियारों का विकास और तैनाती तेज की, जैसे लंबी दूरी की फ्लेमिंगो मिसाइल और फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम से मिले स्टॉर्म शैडोज व अन्य विदेशी मिसाइलों से युद्ध जारी रखा। फरवरी 2026 में यूक्रेन ने त्वेर क्षेत्र में रूस के मिसाइल ईंधन संयंत्र पर हमला किया। मार्च में उसने माइक्रोचिप और मिसाइल पार्ट्स के कारखाने पर हमला किया। फ्लेमिंगो को अब अक्सर देखा जाता है। उसने पहले कापुस्तिन यार परीक्षण स्थल पर और फिर वोत्किंस संयंत्र पर हमला किया, जो रूसी रक्षा परिसर का अहम हिस्सा है। यूक्रेन ने अपनी ड्रोन रणनीति बेहतर कर नए रिकॉर्ड बनाए, जैसे 8 मार्च की रात रूस और कब्जे वाले क्षेत्रों में 754 ड्रोन एक साथ भेजे, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या थी। आने वाले दिनों और हफ्तों में हजारों और ड्रोन भेजे गए, जो रूसी हवाई क्षेत्र में सैकड़ों मील तक गए, क्रेमलिन की तथाकथित विश्व स्तरीय वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा देते हुए और दर्जनों अलग अलग क्षेत्रों में अपने लक्ष्यों को भेदा। मार्च के आखिर में यूक्रेन ने बाल्टिक सागर पर रूस के मुख्य तेल निर्यात बंदरगाहों पर हमला कर बड़ी आग और तेल उद्योग में अभूतपूर्व बाधा पैदा की। अचानक अब सिर्फ कोई एक रिफाइनरी या पाइपलाइन महीने में एक बार या हर कुछ हफ्तों में ही नहीं, बल्कि और भी कई जगहों पर हमले हो रहे हैं। रूस की आर्थिक मशीन के सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सों पर लगभग रोजाना हमले हो रहे हैं। अनगिनत गैलन तेल, बार बार अरबों डॉलर का नुकसान। रूसी अर्थव्यवस्था वर्षों में अपने सबसे कमजोर दौर में है। केंद्रीय बैंक को ब्याज दरें रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ानी पड़ी हैं। रूसी परिवार पुतिन के युद्ध का बोझ उठा रहे हैं, क्योंकि जरूरी चीजें महंगी हो गई हैं और बजट मिसाइलों पर खर्च हो रहा है, स्वास्थ्य और शिक्षा पर नहीं। हर गुजरते महीने के साथ रूस कमजोर होता जा रहा है और यूक्रेन मजबूत होता जा रहा है, और आंकड़े भी यही साबित करते हैं। भले ही रूस यूक्रेन के कस्बों और शहरों पर बमबारी करता रहे, कीव की सेनाओं ने भी जवाब में रूस को बड़ा सैन्य और आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। तेल अवसंरचना और अहम ठिकानों पर हमलों ने संघर्ष को क्रेमलिन के लिए बेहद महंगा बना दिया, लेकिन वे अब भी पीछे नहीं हटे हैं। यूक्रेन में ड्रोन उत्पादन 2023 में सालाना 8 लाख से बढ़कर 2025 में 40 लाख हो गया और 2026 के लिए अनुमान 50 लाख से 1 करोड़ तक लगाए जा रहे हैं। मिसाइल उत्पादन बढ़ रहा है और यूक्रेन की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताएं पहले कभी इतनी मजबूत नहीं रहीं, जिससे उनके लिए युद्ध को रूस के उन इलाकों तक ले जाना और भी आसान हो गया है जो सीमा से सैकड़ों या यहाँ तक कि हजारों मील दूर हैं। शोइगु सही थे, रूस अब कहीं सुरक्षित नहीं है, इसके लिए सिर्फ पुतिन जिम्मेदार हैं। यही एक चीज थी जिसे पुतिन खोने से सबसे ज्यादा डरते थे, इसलिए वे उसे यूक्रेन भेजने से भी डरते थे। पुतिन ने इसे छुपा दिया। रूस के अंदर 700 किलोमीटर से ज्यादा गहराई में, जिसे उन्होंने रूसी निर्माण की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना, वो एक हवाई पट्टी पर छुपा था। लेकिन यूक्रेन ने पुतिन की इस बकवास को बिल्कुल नहीं माना। यूक्रेन ने वो चीज ढूंढ निकाली जिसे पुतिन छुपा रहे थे और उसे तबाह कर दिया। यूक्रेन ने रूस को इस्तेमाल से रोकने के लिए उसे पूरी तरह नष्ट किया। रूस के Su-57 विमान गिरा दिए गए हैं। रूस का यह दावा भी झूठा साबित हुआ कि उसके नवीनतम फाइटर जेट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में है। हम चलते हैं रूस के कम ज्ञात क्षेत्र चेलियाबिंस्क की ओर। यूक्रेन की सीमा से लगभग 1700 किलोमीटर या थोड़ा सा 1050 मील दूर स्थित चेलियाबिंस्क कजाकिस्तान के ज्यादा करीब है बनिस्बत यूक्रेन के। ये रक्षा औद्योगिक परिसर वर्षों से पुतिन की युद्ध मशीन को समर्थन दे रहा है। दूरी हमेशा इस क्षेत्र के पक्ष में रही है। टैंक और भारी रक्षा निर्माण इसलिए संभव था क्योंकि पुतिन को यकीन था यूक्रेन चेलियाबिंस्क पर हमला नहीं करेगा। ये क्षेत्र वही है जहां रूस का शारगोल हवाई अड्डा भी स्थित है, और हवाई अड्डा होने के साथ साथ दूरी का वह संयोजन चेलियाबिंस्क को एक आदर्श स्थान बनाता है। पुतिन के लिए यह वह जगह थी जहां वे रूस के सबसे कीमती सैन्य उपकरणों में से एक
Su-57 को छुपा सकते थे। पुतिन को लगा रूस का अति आधुनिक फाइटर जेट शारगोल में सुरक्षित रहेगा। रूस के Su-57 विमानों की देखभाल हो सकती थी जब पायलट उन्हें चलाना सीखते। जैसा पता चला, पायलट ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे और कई वजहों से Su-57 उतना खास नहीं है जितना रूस कहता है। लेकिन फिलहाल इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? रूस में 1000 मील अंदर Su-57 जल रहे हैं जब यूक्रेन ने ऐतिहासिक लंबी दूरी की स्ट्राइक की। छुपे फाइटर जेट्स का खुलासा हुआ और पुतिन बहुत नाराज है। यूक्रेन की सशस्त्र बलों की जनरल स्टाफ ने 1 मई की टेलीग्राम पोस्ट में बुनियादी जानकारी दी। 25 अप्रैल 2026 को चेल्याबिंस्क क्षेत्र के शर्गल एयरफील्ड में यूक्रेन की मानव रहित प्रणाली बल ने कई Su-57 फाइटर्स और एक Su-34 फाइटर बॉम्बर को निशाना बनाया। जनरल स्टाफ ने बताया, ये इतना सामान्य लगता है मानो यूक्रेन ने युद्ध के सबसे उल्लेखनीय हमलों में से किसी को अंजाम नहीं दिया। इसे यूक्रेन के लिए सामान्य दिन की तरह दिखाया गया और यही पुतिन को सबसे ज्यादा डराएगा। यूक्रेन कह रहा है, कोई बड़ी बात नहीं, हमने आपके सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को एक अतिरिक्त हमले के साथ नष्ट कर दिया और हम फिर से ऐसा कर सकते हैं। अगर सैटेलाइट तस्वीरें मौजूद नहीं होती तो रूस शायद जल्दी से यह दावा करने की कोशिश करता कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। शारगोल पर हमले के यूक्रेन के दावे झूठ या प्रचार नहीं है, वे बिल्कुल सच है। एक्सेलेनोवा प्लस टेलीग्राम चैनल उन पहले चैनलों में था जिसने 1 मई की पोस्ट में यूक्रेन द्वारा किए गए नुकसान को दिखाया, जिसमें कम से कम एक Su-57 और Su-34 को रूसी हवाई पट्टी पर नष्ट दिखाया गया है। डिफेंस ब्लॉग ने वही तस्वीरें साझा की हैं जो यूक्रेन के दावों और चारगोल बेस के विमान पार्किंग क्षेत्र पर सफल हमले को दिखाती है। इस बार तुम बच नहीं सकते रूस। यूक्रेन ने वह चीज ढूंढी, उस पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया जिसे पुतिन बेतहाशा छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और रूस के तानाशाह नेता के लिए बुरी बात यह है कि चेल्याबिंस्क हमला पहली बार नहीं था जब यूक्रेन ने किसी रूसी Su-57 को ढूंढकर उसे निष्क्रिय किया हो। कीव पोस्ट के अनुसार ये दूसरी बार है जब यूक्रेन ने रूस के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को अपंग किया है। पहला मामला जून 2024 में आया था जब यूक्रेन ने अपने लंबी दूरी के ड्रोन अक्चुबिंस्क एयरफील्ड पर भेजे थे, जो यूक्रेन की सीमा से लगभग 460 किलोमीटर या 286 मील दूर है। ऐसा लगता है कि यूक्रेन का 2024 हमला कुछ हद तक सफल रहा। मिलिट्री वॉच मैगजीन ने हमले की पुष्टि की, साथ ही कहा कि रूस का क्षतिग्रस्त Su-57 मरम्मत के बाद सेवा में लौट आया। फिर भी संदेश भेजा गया था, यूक्रेन रूस के सबसे आधुनिक फाइटर जेट को निशाना बना सकता है। और 2026 में यूक्रेन ने जिन Su-57 को निशाना बनाया वे यूक्रेन से 3.5 गुना दूर थे। ये संयोग नहीं था। लगता है पुतिन ने उन्हें पीछे शिफ्ट किया ताकि अक्चुबिंस्क जैसा हमला दोबारा न हो। ये काम नहीं आया। और अगर शारगोल में जले हुए Su-57 के उपग्रह चित्रों को देखा जाए तो यूक्रेन ने 2024 वाली गलती दोबारा नहीं दोहराई है। रूस का एक Su-57 पूरी तरह जल गया है और अब इस्तेमाल के लायक नहीं। संभवतः एक और भी, अगर यूक्रेन के जनरल स्टाफ सही हो। हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यूक्रेन ने अप्रैल के अंत में रूस के Su-34 को तबाह कर दिया। ये फाइटर जेट रूस के युद्ध में Su-57 से भी अधिक अहम है। Su-57 उस एयरफील्ड में छुपा है जिसे पुतिन सुरक्षित मानते हैं, जबकि Su-34 यूक्रेन के खिलाफ रूस की हवाई मुहिम में तबाही मचाने वाला हथियार रहा है। ये जेट शायद ही कभी यूक्रेनी क्षेत्र में उड़ान भरता है। रूस ने वहां से सबक ले लिया है, क्योंकि युद्ध के पहले कुछ महीनों में उसने अपने लगभग 200 विमान खो दिए थे, जब यूक्रेन ने यह साबित कर दिया कि वह रूसी जेट्स का मुकाबला एंटी एयर डिफेंस से कर सकता है। Su-34 अब ज्यादातर UMP-K और UMP-B गाइडेड बमों को यूक्रेन की फ्रंटलाइन से कई मील पीछे से ही गिराता है। इन बमों की भारी संख्या यूक्रेन के शहरों और रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर सकती है। Su-34 को नष्ट करने का मतलब है यूक्रेन ने रूस को उसके गाइडेड बमों के एक और वाहक विमान से वंचित किया। ये अपने आप में उपलब्धि है, लेकिन इससे भी बड़ी और पुतिन के लिए ज्यादा नुकसानदायक बात कम से कम एक Su-57 का नष्ट होना है। इसके 2 कारण हैं। एक, रूस का Su-57 को लेकर दावा, दूसरा उसकी असलियत।
पहला कारण रूस के बेहतरीन जेट्स में से एक के नुकसान को दर्शाता है। दूसरा, यूक्रेन द्वारा इस जेट को रूस के दावों से कमतर साबित करना दिखाता है। आइए शुरू करते हैं कि रूस Su-55-7 के बारे में आपको क्या सोचने पर मजबूर करना चाहता है। रूस Su-57 को अपना सबसे उन्नत लड़ाकू विमान बताता है और अगर आप रूस की हर बात माने तो इसे नकारना कठिन है। ये रूस का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है जो अमेरिकी F-22 और F-35 के मुकाबले बनाया गया है। रूस का दावा है इसमें उनमें से कई खूबियां हैं जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स को खास बनाती हैं। रडार पर कम दिखने वाला डिजाइन और आंतरिक हथियार कक्ष जो जेट के रडार क्रॉस सेक्शन को कम करते हैं और उन्नत एवियोनिक्स जो रूस के 4थी पीढ़ी के फाइटर जेट से बेहतर है, इन खूबियों का प्रचार किया गया है। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन प्रचार जारी रखने में खुश है और बताती है कि Su-57 हर मौसम और समय में हवा, जमीन, समुद्र के लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। कॉरपोरेशन के मुताबिक Su-57 की पहली खेप 2020 में रूसी सेना को दी गई थी, जबकि इसकी पहली उड़ान 10 साल पहले हुई थी। क्या ये देरी रूस के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में समस्याओं का संकेत थी? आप जल्द ही जानेंगे। इसके अलावा आर्मी रिकॉग्निशन के अनुसार Su-57 में लंबी दूरी के लिए सक्रिय रडार निर्देशित R-77M और अवरक्त निर्देशित R-74M 2 मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। टैक्टिकल, स्टेल्थ क्रूज और एंटी शिप मिसाइलें Su-57 में लोड हो सकती है, जैसे गाइडेड बम जो रूस अपने Su-34 से लॉन्च करता है। Su-55-7 अपने सभी हार्ड पॉइंट्स पर लगभग 10,000 किलोग्राम 22,000 पाउंड हथियार ले सकता है। मैक 2 की टॉप स्पीड और मैक 1.3 की सुपर क्रूज के साथ ये जितना हथियारों से लेस है उतना ही तेज भी है। अब मान लेते हैं कि Su-57 उन सभी दावों पर खरा उतरता है जो रूस ने इस जेट के बारे में किए हैं। अगर ऐसा है तो यूक्रेन ने हवाई क्षमता के लिहाज से रूस के सबसे बेहतरीन जेट को ही गिरा दिया है। करीब 100 से 120 मिलियन डॉलर की यूनिट लागत के साथ Su-57 रूस के युद्ध बजट पर काफी बड़ा असर डालता है और यूक्रेन ने ये सब एक झटके में ही खत्म कर दिया है। यूक्रेन ने यह भी सुनिश्चित कर लिया है कि रूस का कथित रूप से घातक फाइटर जेट, जिसके खिलाफ यूक्रेन के पास ज्यादा बचाव के साधन नहीं होने चाहिए थे, वह कभी भी यूक्रेनी हवाई क्षेत्र में उड़ान नहीं भर सके। सिर्फ Su-57 ही है जो वास्तव में यूक्रेन में उड़ान नहीं भर रहे हैं। कुछ बहुत बड़े कारण हैं जिनकी वजह से पुतिन ने रूस के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स को यूक्रेन से इतनी दूर छुपा कर रखा है और आप अभी जानने वाले हैं कि वे कारण क्या हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उनमें गहराई से जाएं, आप देख रहे हैं मिलिट्री शो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है ताकि आप हमारी कोई भी अपलोड मिस न करें। हमने कभी नहीं छुपाया कि Su-57 उतना अच्छा नहीं है जितना बताया जाता है। ऐसे संकेत पहले से ही थे कि रूस का फाइटर जेट किसी बेमतलब की परियोजना जैसा है, बहुत पहले से, जब यूक्रेन ने अप्रैल में उनमें से कम एक को तबाह किया था। भारत ने Su-57 पर कई चेतावनियां दी थी। भारत और रूस कई सालों से संयुक्त रूप से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट बना रहे थे। वह जेट Su-57 बना, लेकिन भारत ने 11 साल की संयुक्त डील से बहुत पहले ही हाथ खींच लिया था। रूस का जेट 2020 में सेवा में आने से भी पहले भारत 2018 में इस परियोजना से पीछे हट गया था और उसी साल अप्रैल तक Su-57 परियोजना के साथ उसका संबंध समाप्त हो गया था। इस वापसी से पहले 2 साल तनावपूर्ण थे। Su-57 में भारत की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की अपेक्षित तकनीकी क्षमताएं नहीं थीं। रूस तकनीक हस्तांतरण में देरी और लागत साझा करने पर बहस कर चीजें अटका रहा था। Su-57 परियोजना भारत के लिए विफल रही, जिसमें भारी खर्च के बावजूद यह जेट अमेरिका के मुकाबले वह स्टेल्थ लड़ाकू बढ़त नहीं दे सका जिसका वादा किया गया था। परियोजना को अपने दम पर पूरा करने के बाद रूस ऐसा लग रहा था कि वह भारत को फिर से इस परियोजना में शामिल करने के कगार पर है। अब जेट चालू होने पर भारत रूस से Su-57 खरीदने की योजना बना रहा था। मार्च 2026 तक ये योजनाएं लगभग पूरी तरह से विफल हो चुकी थी। भले ही रूस ने कई तरह के बोनस की पेशकश की थी, जिसमें एक नया इंजन और विमान का एक बिना लाइसेंस वाला वेरिएंट भी शामिल था। भारत ने कहा Su-57 अभी 5वीं पीढ़ी के फाइटर के मानक पर खरा नहीं उतरता
इसलिए मना कर दिया। भारत ने अपनी पूंजी अपने AMCA फाइटर और टेम्पेस्ट या FCAS छठी पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोग्राम्स में लगाना ज्यादा पसंद किया। पुतिन को दोहरा झटका सहना पड़ा। भारत Su-57 खरीद से बाहर हो गया और अब जिन 2 छठी पीढ़ी की परियोजनाओं में वह शामिल होना चाहता है उनका नेतृत्व रूस के दुश्मन देश कर रहे हैं। इटली, जापान और UK टेम्पेस्ट पर काम कर रहे हैं। जर्मनी, स्पेन, फ्रांस FCAS पर काम कर रहे हैं। रूस ने एक संभावित सहयोगी और पैसे का स्रोत खो दिया क्योंकि Su-57 वैसा फाइटर नहीं है जैसा रूस कहता है। भारत के बाहर होने के बाद Su-57 के पुराने और अविश्वसनीय इंजन की बातें सामने आई। शायद इसी कारण रूस ने नया इंजन ऑफर कर डील को आकर्षक बनाना चाहा। F-22 और F-35 की तुलना में Su-57 कहीं भी उतना स्टेल्थी नहीं है। एविएशन गीक क्लब की रिपोर्ट के मुताबिक रडार रूस के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को 6 से 10 गुना ज्यादा दूरी से पकड़ सकते हैं। अमेरिका के प्रमुख फाइटर जेट्स की रडार क्रॉस सेक्शन भी Su-57 की तुलना में 1000 से 10,000 गुना तक छोटी है। असल में Su-57 5वीं नहीं बल्कि 4.5 पीढ़ी का फाइटर जेट लगता है और रूस ने Su-35 को इसी भूमिका में इस्तेमाल किया है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ सकती। इसीलिए रूस ने ज़्यादा Su-57 नहीं बनाए। यूरोमैदान प्रेस के अनुसार सेवा में 30 से भी कम है और चेल्याबिंस्क की घटना के बाद उड़ान भर सकने वाला एक और कम हो गया। अब इसका मतलब रूस के लिए क्या है? चाहे आप इसे किसी भी तरह से देखें, यूक्रेन द्वारा एक Su-57 को गिराना पुतिन के लिए शर्मिंदगी है। अगर ये जेट वैसा ही है जैसा रूस कहता है तो यूक्रेन के हमले में ये पूरी तरह बेबस पकड़ा गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हवा में Su-57 को किसी भी चीज़ का मुकाबला करने में सक्षम होना चाहिए था। रूस को इसे खुले में पार्क करने की बजाय हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए था ताकि ये हमले या छेड़छाड़ से बचा रहे। चाहे ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर हो, रूसी अक्षमता इतनी उजागर हो गई है कि पुतिन भी परेशान हो जाएंगे। पुतिन अपमानित है क्योंकि उन्हें पता है कि Su-57 यूक्रेन से दूर अपना मकसद पूरा नहीं कर सकता, इसलिए वे इसे छुपा रहे हैं। एक स्टेल्थ फाइटर बहुत कीमती सैन्य संसाधन है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर्स ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क को पार कर गए थे, जिसमें कुछ रूसी एयर डिफेंस सिस्टम्स भी शामिल थे। पुतिन को रूस के Su-57 के छोटे बेड़े का इस्तेमाल करके यूक्रेन के अहम ठिकाने तबाह करने चाहिए। यूक्रेन ने खुलासा किया कि पुतिन रूस के नए एयरफ्रेम्स को 1000 मील से भी ज्यादा दूर छुपा रहे हैं क्योंकि वह उन्हें लेकर शर्मिंदा है। इनमें से कोई भी हालात पुतिन के लिए अच्छे नहीं। एक ताज का गहना, चाहे वह कितना भी घिसा पिटा हो, खो गया है। Su-57 और अन्य फाइटर जेट्स का नुकसान दुखद है, लेकिन अभी रूस के सामने इससे भी बड़ी समस्या है। जो बात पुतिन को सच में गुस्सा दिलाएगी वो ये है कि किसी को भी ठीक नहीं पता कि यूक्रेन ने रूस के अंदर 1000 मील से भी ज्यादा गहराई में इतनी सटीक और विनाशकारी स्ट्राइक कैसे कर दी। यूक्रेन ने यह पुष्टि नहीं की है कि यह कैसे किया गया। जनरल स्टाफ की रिपोर्ट में हथियारों का जिक्र नहीं होने से अटकलें लग रही हैं। क्या यह तोड़फोड़ हो सकती थी? ये मुमकिन है। यूक्रेन पहले भी रूसी विमान अड्डों में घुसपैठ करने के लिए पार्टीजन समूहों का इस्तेमाल करता रहा है ताकि वे लड़ाकू विमानों को नष्ट कर सके। दरअसल ये हाल की ही बात है क्योंकि दिसंबर 2025 में लिपेत्स्क के सैन्य हवाई अड्डे दक्षिण पश्चिम रूस पर यही घटना हुई थी। यूक्रेन की ओर से काम कर रहे पार्टीजनों ने एक घटना में 230 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया, जिसे रूस ने अज्ञात कारणों से लगी आग बताकर टालने की कोशिश की थी। यूक्रेन का मुख्य खुफिया निदेशालय इस हमले में शामिल था और इसकी योजना बनाने में 2 हफ्ते लगे थे। हमने शायद चेलेअबिंस्क में भी कुछ ऐसा ही देखा है और इसका मतलब ये होगा कि यूक्रेन का खुफिया और तोड़फोड़ करने वाले एजेंटों का नेटवर्क रूस के अंदर इतनी गहराई तक पहुंच चुका है जितनी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अब पुतिन अपने Su-57 विमानों को कहां छुपा पाएंगे? चाहे वे कहीं भी जाएं, यूक्रेन के पास जमीन पर ऐसे पार्टीजन हो सकते हैं जो बस देख रहे हैं और वॉर करने के सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। अगर तोड़फोड़ करने वाले नहीं थे तो यूक्रेन के हैरान कर देने वाले हमले में ड्रोन या मिसाइलें पसंदीदा हथियार थी। पहली नज़र में दोनों असंभव लगते हैं। यूक्रेन ने मिसाइल और लंबी दूरी के ड्रोन में तरक्की की है, लेकिन कीव पोस्ट के अनुसार उसके पास ऐसी मिसाइल या ड्रोन नहीं है जो रूस के अंदर
चेल्याबिंस्क तक पहुंच सके। लेकिन यूक्रेन के पास एक चीज है जो ये कर सकती है। ये ड्रोन या मिसाइल नहीं, बल्कि दोनों का हाइब्रिड है, जिसमें इतना फायर पावर है कि Su-57 को एक बार में तबाह कर सकता है। हम बात कर रहे हैं फ्लेमिंगो की। यूक्रेन की लंबी दूरी की ड्रोन और क्रूज मिसाइल तकनीक का सबसे अच्छा संयोजन करते हुए फ्लेमिंगो के पास इतनी रेंज है कि वो रूस के Su-57 तक आसानी से पहुंच सकता है, और उसकी रेंज जरूरत से कहीं ज्यादा है। ये 3000 किलोमीटर तक या लगभग 1860 मील तक यात्रा कर सकता है, और मार्स तक ये 1400 किलोमीटर या 869 मील की दूरी पर भी सटीक साबित हो चुका था। 1000 किलोग्राम यानी 2200 पाउंड पेलोड वाला फ्लेमिंगो इतना ताकतवर है कि वह सुरक्षात्मक ढांचे तोड़ सकता है और टारगेट एयर फ्रेम के नीचे गड्ढा बना सकता है। दिलचस्प यह है कि यही फायर पावर फ्लेमिंगो को बाहर कर सकती है। पहले साझा की गई सैटेलाइट इमेज में वैसे गड्ढे नहीं दिखते जैसे फ्लेमिंगो के इस्तेमाल पर उम्मीद होती। हम नहीं कह रहे कि यूक्रेन ने फ्लेमिंगो का इस्तेमाल किया या नहीं, और यूक्रेन भी कुछ नहीं कह रहा, इसलिए सब सिर्फ अटकलें हैं। ये सब कहने के बाद यूक्रेन ने अपने हमले का श्रेय अपनी मानव रहित प्रणाली बलों को दिया है। इससे नए सवाल खड़े होते हैं। अगर पारंपरिक ड्रोन से विस्फोटक भेजना असंभव है, जैसा कीव पोस्ट और एक्सिलेनोवा प्लस कहते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? क्या यूक्रेन के पास कोई नई तरह का लंबी दूरी का ड्रोन है जिसे उसने अभी तक उजागर नहीं किया है? क्या मानव रहित प्रणाली बल जमीन पर मौजूद तोड़फोड़ करने वालों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, जिन्होंने रूस के भीतर से उड़ाए गए ड्रोन से रूस के लड़ाकू जेटों पर हमला किया? हम शायद कभी न जान पाए। यही यूक्रेन की समझदारी है। जब इस चाल को भविष्य में फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसे उजागर करने की क्या जरूरत है? ये शायद पुतिन के लिए मायने ना रखे, जैसा उसके Su-57 वाले अपमान के समय भी था। रूस के नेता अब दोहरी समस्या झेल रहे हैं। यूक्रेन ने अब इतनी दूरी तक रूस के अंदर पहुंचने की क्षमता हासिल कर ली है कि वह पुतिन की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य संपत्तियों को भी निशाना बना सकता है। अगर Su-57 को नुकसान तोड़फोड़ से हुआ, तो रूस की खुफिया एजेंसियां यूक्रेनी जासूसों और उनके सहयोगियों को पकड़ने में नाकाम रही है। अगर वह हमला फ्लेमिंगो ड्रोन से हुआ था, तो रूस की वायु रक्षा प्रणाली उस अहम बेस पर या तो अपना काम नहीं कर पा रही है, या फिर वे वहां मौजूद ही नहीं थी। अब पुतिन को उस चीज के मलबे से गुजरना होगा जिसे वे छुपा हुआ और यूक्रेनी हमलों से सुरक्षित मानते थे, और जो अपनी ऊंची कीमत के कारण बदली नहीं जा सकती। यूक्रेन में कई बार की तरह पुतिन फिर गलत साबित हुए। यूक्रेन रूस के खिलाफ तोड़फोड़, लंबी दूरी के हमले या अन्य तरीकों से हालात और बिगाड़ेगा। यूक्रेन ने 1000 मील से ज्यादा अंदर घुसपैठ की है। अब रूस में कुछ भी सुरक्षित नहीं। पुतिन को यह संदेश पहले ही मिल जाना चाहिए था। 2026 में यूक्रेन की रूस के खिलाफ लंबी दूरी की रणनीति तेज हुई है, जो सिर्फ रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को ही नहीं, उनसे कहीं ज्यादा को भी तबाह कर रही है। तेल लगातार निशाने पर है और यूक्रेन की आग रूस नहीं बुझा पा रहा है। जब आप 21वीं सदी के सबसे निर्दयी तानाशाहों में से एक से निपट रहे हों, तो सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है, क्रूरता। लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि उस युद्ध मशीन के ढांचे के खिलाफ जिसे तानाशाह ने आपके विरुद्ध खड़ा किया है। यूक्रेन इसे बहुत अच्छी तरह जानता है, और अप्रैल में यूक्रेन ने रूस को वो सबसे क्रूर महीना दिया जो पुतिन और उसके गुर्गों ने अब तक झेला है। क्रीमिया से यूराल तक यूक्रेन ने जो देखा उसे नष्ट किया, जबकि रूसी तेल जल रहा है और सेना बिखर रही है। तैयार हो जाइए, हमें यहाँ बहुत कुछ पर बात करनी है। 4 मई को कीव पोस्ट ने एक बड़ी खबर दी, जिसमें बताया गया कि यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन विशेषज्ञों ने अप्रैल महीने में रूसी क्षेत्र में 14 रूसी तेल रिफाइनरियों और ईंधन केंद्रों पर सफलतापूर्वक हमला किया। ये सिर्फ बड़ी खबर नहीं, बल्कि रिकॉर्ड है। पहले कभी यूक्रेन के इतने ड्रोन ने एक ही महीने में रूसी तेल ढांचे को इतनी बार निशाना नहीं बनाया था। कई मामलों में उन्होंने एक ही लक्ष्य को बार बार निशाना बनाया। यूक्रेन के ड्रोन अब और गहराई में जा रहे हैं। हम जिन घटनाओं को कवर करने जा रहे हैं, उनमें से एक में यूक्रेन ने एक ड्रोन को 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा, यानी करीब 930 मील से थोड़ा ज्यादा दूर भेजा, ताकि वो सीधे रूस की एक और अहम रिफाइनरी में टकरा सके। और यही सब कुछ नहीं है। अप्रैल रूस के लिए साल का सबसे क्रूर महीना रहा, और भी कई वजहों से, क्योंकि यूक्रेन ने अपनी लंबी दूरी के हमलों का अभियान को एक पागलपन की हद तक बढ़ा दिया है।
चलिए रूस के तेल से शुरू करते हैं। ये रही रिफाइनरी सूची। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है। पहले हम आपको बाशनेवनोवोइल रिफाइनरी दिखाते हैं, जो रूस के बशकोरतोस्तान के उफा कस्बे में है। यूक्रेन से 1400 किलोमीटर या लगभग 870 मील दूर ये रिफाइनरी लुब्रिकेंट्स और उच्च गुणवत्ता वाले तेल बनाती है और इसकी प्रोसेसिंग क्षमता सालाना 7 मिलियन टन तेल की है। यूक्रेन ने इस पर जोरदार हमला किया और इसे जलता हुआ छोड़ दिया, और आगे और भी बहुत कुछ होना बाकी था। रूस के निजनी नोगोरोड के कोस्तोव में गोरकी ऑयल पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाया गया। इस बार यूक्रेन के ड्रोन को इतनी दूर यात्रा नहीं करनी पड़ी, सिर्फ 800 किलोमीटर या लगभग 497 मील। उन्होंने रिफाइनरी में 2 मुख्य तेल शोधन इकाइयां नष्ट कर दी। वह रिफाइनरी हर साल लगभग 1.7 करोड़ टन तेल संभालती है और रूस की कुल पेट्रोल खपत का 30% हिस्सा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। अगला है तुआप्सा या बेचारा तुआप्सा। पहले बताया था कि यूक्रेन ने तुआप्सा की रिफाइनरियों पर कई बार हमला किया। रिफाइनरी के कर्मचारियों को लगता होगा यूक्रेन के ड्रोन उनसे दुश्मन हैं। उन्होंने 16 अप्रैल, 20 अप्रैल और 28 अप्रैल को हमला किया, प्रोसेसिंग यूनिट्स को नष्ट कर दिया, कम से कम 24 फ्यूल स्टोरेज टैंकों को तबाह कर दिया और एक संयंत्र को पूरी तरह ठप कर दिया, जो रूस की कुल रिफाइनिंग का 4.4% करता है और यूरो 5 मानक के पेट्रोलियम उत्पाद बनाता है, जिन्हें रूस की सेना इस्तेमाल करती है। ओह, और अगर तुआप्सा को लगा कि यूक्रेन उसे भूल गया, तो यूक्रेन ने 1 मई को फिर रिफाइनरी पर हमला किया। एयर डिफेंस, नाम भी अनसुना, पुतिन यही सोच रहे होंगे। तुआप्सा रिफाइनरी को ऐसे पीटने के अलावा मानो उस पर यूक्रेन का कर्ज हो, यूक्रेन ने पूरे रूस में कई और रिफाइनरियों पर भी हमला किया। समारा में स्थित सिजरान रिफाइनरी पर इतना जोरदार हमला हुआ कि वहां भीषण आग लग गई, और ये हमला उन ड्रोन से हुआ जिन्हें 900 किलोमीटर यानी लगभग 560 मील की दूरी तय करनी पड़ी। समारा क्षेत्र में यूक्रेन के ड्रोन ने नोवोकुइबीशेव्स्क रिफाइनरी में धमाका और आग लगा दी, जो हर साल 8.8 मिलियन टन तेल प्रोसेस करती है और 20 पेट्रोलियम उत्पाद बनाती है, जिनमें कई रूस की सेना इस्तेमाल करती है। पर्म और ओर्स्क में, जो दोनों यूक्रेन से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है, रिफाइनरियों पर हमला हुआ। लुकोइल परमानेफ्टे ऑर्गसिंतेज रिफाइनरी को यूक्रेन की एसबीयू अल्फा यूनिट ने निशाना बनाया। वह संयंत्र हर साल 13 मिलियन टन रूसी तेल प्रसंस्करण करता है। यूक्रेन के ड्रोन ने इसकी मुख्य तेल प्रसंस्करण इकाई बंद कर दी। ओर्स्क ओरेनबर्ग, रूस में यूक्रेन के ड्रोन ने 6.6 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाली रिफाइनरी, जो 30 उत्पाद बनाती है, में आग लगा दी। लगता है हमने एक भूल की। यारोस्लाव में यारोस्लावस्की रिफाइनरी भी यूक्रेन की नज़र से नहीं बची। ड्रोन लगभग 750 किलोमीटर यानी लगभग 466 मील की दूरी तय करके रिफाइनरी की वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट को चीर डाला, जिसकी क्षमता 15 मिलियन टन तेल की है। यह रूसी युद्ध मशीन का अहम हिस्सा है, क्योंकि यह पेट्रोल, डीजल और जेट ईंधन बनाती है। यह सब पुतिन को चौंकाने के लिए काफ़ी था। सच कहूं, हम भी हैरान हैं, और अभी शुरुआत है। अब तक हमने सिर्फ उन्हीं रिफाइनरियों की बात की है जिन पर यूक्रेन ने उस महीने में हमला किया, जब उसने लंबी दूरी का चाकू पुतिन की पसलियों में गहरा घुसेड़ दिया। अब बारी है उस चाकू को इतनी जोर से घुमाने की कि पुतिन को लगे वो उनके फेफड़े में चक्कर काट रहा है। यूक्रेन के हमलों में बंदरगाह, जहाज, हार्डवेयर और उत्पादन सुविधाएं निशाने पर रहीं, जिससे रूस के लिए यह सबसे क्रूर महीना बना। तेल की बात जारी रखे तो अब रूस के बंदरगाहों पर आए। आखिर यूक्रेन ने अप्रैल में उन पर कई बार हमला किया था। लेनिनग्राद क्षेत्र के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र प्रिमोर्स्क में यूक्रेन के ड्रोन ने 3 RVSP 20,000 टैंकों को नुकसान पहुंचाकर आग लगा दी। इन टैंकों की कुल क्षमता 60,000 घन मीटर तेल की है, और ये सिर्फ ताज़ा नुकसान है जो रूस को एक ऐसे बंदरगाह में हुआ है जो यूक्रेन से 850 किलोमीटर या 528 मील दूर स्थित है। ड्रोन यूनिट्स ने प्रिमोर्स्क पर हमलों की शुरुआत पहले ही कर दी थी। मार्च में इस निर्यात केंद्र को कई बार निशाना बनाया गया था, और अगर रूस को लगता है कि मई में हालात धीमे हो जाएंगे तो उसे फिर से सोचना चाहिए। 3 मई को प्रिमोर्स्क पर फिर ड्रोन हमला हुआ
और बड़ी आग लगी। रूस का दूसरा बड़ा बाल्टिक बंदरगाह उस्तलुगा भी बेहतर स्थिति में नहीं था। यूक्रेन के ड्रोन उसी दूरी तय कर बंदरगाह पहुंचे और 3 तेल टैंक क्षतिग्रस्त किए। प्रिमोर्स्क की तरह मार्च में उस्तलुगा पर भी कई हमले हुए। इस बिंदु तक ऐसा लगता है जैसे यूक्रेन पहले से ही इतनी गंभीर चोट पर जले पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रहा है, जिसने रूस के कुल तेल निर्यात का लगभग 40% संभालने वाले 2 बंदरगाहों को सेवा से बाहर कर दिया है। मार्च में सबसे ज्यादा प्रभावित शिकारों पर दोबारा हमला करने के साथ यूक्रेन ने कुछ अन्य रूसी तेल बंदरगाहों को भी निशाना बनाया। लेनिनग्राद में यूक्रेन ने आरपीकेवायसोस्क लुकोइल 2 टर्मिनल पर हमला कर आग लगा दी। नोवरोसिस्क में, जो अब रूस के सबसे महत्वपूर्ण काला सागर क्षेत्र के बंदरगाहों में से एक है, यूक्रेन के ड्रोन ने 420 किलोमीटर या लगभग 260 मील की दूरी तय कर शेस्कारिस तेल टर्मिनल पर हमला किया। एक और आग भड़क उठी, जिससे रूस की प्रिमोर्स्क और उस्तलुगा से तेल निकालकर काला सागर के रास्ते अपने ग्राहकों तक भेजने की क्षमता बाधित हो गई। आखिर में क्रास्नोदार क्राय में यूक्रेन ने टिखोरेत्स्क तेल पंपिंग स्टेशन पर ड्रोन हमले से फिर आग लगा दी। क्राइमिया और क्रास्नोदार में तेल डिपो पर हमलों को मिलाएं तो यह यूक्रेन द्वारा युद्ध शुरू होने के बाद रूसी तेल पर सबसे कड़ा मासिक अभियान बनता है। रूस यह दर्द महसूस कर रहा है। हालांकि होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी से तेल कीमतें बढ़ने पर रूस को मुनाफा होने वाला लग रहा था, लेकिन उसे निर्यात में भारी कटौती करनी पड़ी। फाइनेंशियल टाइम्स ने 12 मार्च को बताया कि रूस को तेल बिक्री से रोजाना $150 मिलियन अधिक मिलना चाहिए था। इसके बजाय अप्रैल में रूस को अपने निर्यात सीमित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि जिन बंदरगाहों से वो अपने शैडो फ्लीट के जहाज़ों को आपूर्ति करता है वे जल रहे थे, और जिन रिफाइनरियों में उन बंदरगाहों के लिए उत्पाद बनते हैं वे ढह गईं। आरबीसी यूक्रेन के अनुसार रूस के तेल निर्यात में अप्रैल में मार्च की तुलना में 16.8% की गिरावट आई, जिससे 1.8 मिलियन टन की कमी हो गई। यही यूक्रेन का असली मकसद था। रूस को वही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाओ जहां उसका तेल बनता है और जहां से वो देश से बाहर जाता है, ताकि पुतिन के पास अपनी युद्ध मशीन चलाने के लिए कम से कम पैसा रहे। ठीक है, चलिए एक पल के लिए सांस लेते हैं। हमने अप्रैल के कई हमलों को पहले ही कवर कर लिया है और अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इससे पहले कि हम यूक्रेनी हमलों के सबसे विनाशकारी महीने के और भी ज्यादा नुकसानों की सूची गिनाना शुरू करें, यह एक छोटा सा याद दिलाना है कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, तो अगर आपको हमारे चैनल से कुछ नया जानने को मिल रहा है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। ठीक है, अब वापस हमलों पर चलते हैं। अप्रैल में यूक्रेन रूस के तेल को निशाना बनाना खत्म करने से अभी बहुत दूर था। यूक्रेन ने रिफाइनरी, बंदरगाह और टैंकरों पर हमला किया। साथ ही एक दुर्लभ हमले में रूसी तेल उत्पादन के स्रोत को भी नष्ट किया। 10 अप्रैल को कीव इंडिपेंडेंट ने बताया कि यूक्रेन की सेना ने कैस्पियन सागर की 2 तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्मों पर हमला किया, जो मोर्चे से करीब 1000 किमी दूर थीं। ये दोनों प्लेटफॉर्म बर्फ प्रतिरोधी थी और यूरी कोर्चागिन व व्यग्रिफा तेल क्षेत्रों में तैनात थी। ये हमला रूस के तेल ढांचे को तहस नहस करने की यूक्रेन की रणनीति में एक और विकास दर्शाता है। ये निर्यात केंद्रों और रिफाइनरियों को निशाना बनाता है, जो रूसी कच्चे तेल को परिष्कृत उत्पादों में बदलकर बेचती है। ये श्रृंखला की 2 कड़ियों को तोड़ने जैसा है। कैस्पियन सागर पर अपने हमलों के साथ यूक्रेन ने दिखा दिया है कि वो अब एक और कड़ी पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा है। रूस का कच्चा तेल रिफाइनरियों तक पहुंचने से पहले ही जल रहा है। यूक्रेन धीरे धीरे रूस की पूरी तेल आपूर्ति श्रृंखला को पंगु बना रहा है। श्रृंखला के दूसरे छोर पर वे टैंकर हैं जो रूसी तेल को निर्यात केंद्रों से खरीदारों तक ले जाते हैं। यूक्रेन पहले ही नुकसान पहुंचा रहा था, इसलिए उसने शायद टैंकर को भी निशाना बनाया। आखिरकार वह टैंकर तुआप्सा में था और यूक्रेन ने अप्रैल में यह साबित कर दिया कि तुआप्सा की वायु रक्षा इतनी कमजोर है कि यूक्रेन इस क्षेत्र पर ऐसे वार कर सकता है जैसे माइक टायसन किसी पिट पिटाकर बेसुध बच्चे को मुक्का मार रहा हो। 29 अप्रैल को यह खुलासा हुआ कि यूक्रेन के ड्रोन ने मर्तविसा टैंकर पर सीधा प्रहार किया था, जो उस समय तुआप्सा से लगभग
210 किलोमीटर या 130 मील दक्षिण पूर्व में था और बिना किसी स्वचालित पहचान प्रणाली के सिग्नल के यात्रा कर रहा था। ये एक सामान्य रणनीति है जिसका इस्तेमाल रूसी शैडो फ्लीट के जहाज करते हैं, जैसे कि रूस के अलावा किसी अन्य देश के झंडे के तहत यात्रा करना। इस मामले में रूसी टैंकर कैमरून के झंडे के तहत था, लेकिन यूक्रेन उसके झांसे में नहीं आया। ये जहाज शैडो फ्लीट में था और यूके, यूरोपीय संघ, कनाडा, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड ने इस पर प्रतिबंध लगाए हैं। यूक्रेन ने शायद तय किया कि ये सभी प्रतिबंध जहाज को चलने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने इसे सेवा से बाहर करने के लिए और अधिक प्रत्यक्ष कार्रवाई की। अब हमारा काम पूरा हो गया, है ना? ओ नहीं, जिस चाकू के बारे में हमने कहा था कि वो पुतिन की पसलियों के बीच घुमाया जा रहा है, वो इतना गहरा घुस गया कि उसकी दूसरी तरफ से निकल आया, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के तेल उद्योग पर इन सभी हमलों के साथ साथ उसके विमानों, युद्धपोतों और यहाँ तक कि रूसी सैन्य औद्योगिक तंत्र के केंद्र पर भी हमले किए। और इन हमलों में से एक हमला रूस के लिए उतना ही अपमानजनक था जितना कि उसने अब तक इस युद्ध में अनुभव किया है। 25 अप्रैल की एक कार्रवाई में यूक्रेन ने चेल्याबिंस्क के दूरदराज इलाके में स्थित शर्गोल एयरफील्ड पर हमला किया। इस हमले में 4 तक लड़ाकू विमान, जिनमें 2 सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर शामिल हैं, निशाना बने। रूस ने इन्हें अमेरिका के F-22 और F-35 के जवाब में बनाया है। Su-57 रूस का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है। अब इनमें से 2 विमान जमीन पर जल रहे हैं, एक एयरबेस पर जो यूक्रेन से 1700 किलोमीटर या 1056 मील दूर है। अब हम रूस लौटते हैं। ब्रायंस्क सीमा क्षेत्र में 1 अप्रैल को यूक्रेन के ड्रोन ने स्ट्रेला प्लांट पर हमला किया। ये प्लांट रूस की क्रूज मिसाइलों के पुर्जे बनाता है और यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी रक्षा उद्योग के लिए 120 सरकारी अनुबंध पूरे कर चुका है। यह हमला यूक्रेन द्वारा सावधानीपूर्वक ऐसे लक्ष्य का चयन करने का एक क्लासिक उदाहरण है जो पुतिन की यूक्रेन पर लंबी दूरी की मिसाइलें दागने की रणनीति को अधिकतम नुकसान पहुंचा सके। सिर्फ अप्रैल महीने में ही रूस ने यूक्रेन की ओर विभिन्न प्रकार की 141 मिसाइलें और 6,663 ड्रोन दागे। रूस ने अप्रैल में सबसे ज्यादा हवाई हमले किए। यूक्रेन ने स्ट्रेला प्लांट जैसे ठिकाने नष्ट किए, जिससे रूस को मिसाइल भंडार भरने में दिक्कत हो रही है। 19 अप्रैल को यूक्रेन ने रोस्तोव क्षेत्र के तगानरोग में स्थित अटलांट एरो प्लांट पर हमला किया। इस बार यूक्रेनी नौसेना ने वाहवाही लूट ली जब उसने नेपच्यून मिसाइलों का इस्तेमाल उस प्लांट पर किया जो रूस की सेना द्वारा फ्रंटलाइन पर इस्तेमाल किए जाने वाले मोलनाया स्ट्राइक और टोही ड्रोन के पूरे उत्पादन चक्र के लिए जिम्मेदार है। अटलांट एरो ओरियन ड्रोन में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों के साथ साथ ख-50 मिसाइलों और केब 20 निर्देशित हवाई बमों में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे भी बनाता है। रूस ने प्लांट के गोदाम में आग की सूचना दी और नेपच्यून मिसाइलों के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया, इसलिए ड्रोन मलबे का बहाना नहीं बना सका। हम वादा करते हैं कि अप्रैल में यूक्रेन द्वारा रूस को दी गई सजा की हमारी कवरेज लगभग पूरी है। अब बस ब्लैक सी फ्लीट रह गया है। यूक्रेन ने अप्रैल में उस फ्लीट पर जबरदस्त हमला किया और भी युद्धपोतों और जहाज़ों को तबाह कर दिया जो उस फ्लीट का हिस्सा थे, जिसे पहले ही यूक्रेन से जितना दूर हो सके पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा चुका है। पीछे हटना काम नहीं आया। अप्रैल में यूक्रेन ने प्रोजेक्ट 775 यामल और प्रोजेक्ट 117 निकोलाई फेल्चेनको को तबाह कर दिया, जो दोनों लैंडिंग शिप हैं और जिनकी कुल कीमत $150 मिलियन है। यूक्रेन ने दोनों जहाज़ों पर 2 बार हमला किया, पहले 20 अप्रैल को और फिर 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को यूक्रेन ने इवान कुर्से रेडियो टोही केंद्र तबाह किया और ब्लैक सी फ्लीट ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया। प्रोजेक्ट 11356 आर बुराविस्निक फ्रिगेट भी यूक्रेन के विनाशकारी लंबी दूरी के हमलों का शिकार हुआ। यूक्रेन ने बुराविस्निक युद्धपोत पर हमला कर पुतिन की मिसाइल रणनीति को फिर चोट पहुंचाई, क्योंकि इसमें कैलिबर क्रूज मिसाइलें लोड की जा सकती है जिनका रूस यूक्रेन पर इस्तेमाल करता है। यूक्रेन ने केर्च जलडमरू मध्य में केर्च ब्रिज की सुरक्षा कर रही 2 गश्ती नौकाएं नष्ट की, जो कब्जे वाले क्रीमिया को रूसी मुख्य भूमि से जोड़ने वाली प्रमुख जीवन रेखा है। इस हमले ने यूक्रेन की क्रीमिया को मुक्त कराने की रणनीति के तहत पुल पर
भविष्य में होने वाले हमलों के लिए रास्ता खोल दिया हो सकता है। 22 अप्रैल को यूक्रेन ने क्रीमिया के सेवस्तोपोल में FSB सीमा गश्ती जहाज के कोनिंग टावर को नुकसान पहुंचाया। जैसा बताया था, हम यूराल से क्रीमिया तक गए और यूक्रेन ने निराश नहीं किया। अप्रैल में यूक्रेन ने इतनी लंबी दूरी से तबाही पहले कभी नहीं मचाई थी। हमने देखा है कि रिफाइनरियां और तेल निर्यात केंद्र पूरी तरह से जला दिए गए हैं, जिसका रूस के तेल निर्यात पर जबरदस्त असर पड़ा है। सैकड़ों मिलियन डॉलर का सैन्य उपकरण जल गया, जिसे रूस दोबारा नहीं बना सकेगा। यूक्रेन ने जिन जहाजों पर हमला किया वे लंबे समय तक सेवा से बाहर रहेंगे, क्योंकि रूस का जहाज निर्माण उद्योग प्रतिबंधों से बिखर रहा है। हमने मिसाइल संयंत्रों को नष्ट होते देखा है, शैडो फ्लीट टैंकरों को निशाना बनाया गया है और यहां तक कि यूक्रेन की तेल केंद्रित रणनीति का विस्तार आपूर्ति श्रृंखला के एक नए हिस्से तक हो गया है, क्योंकि कैस्पियन सागर अब एक नया निशाना बन गया है। यूक्रेन के लंबी दूरी तक जाने वाले ड्रोन पहले से कहीं ज्यादा दूर उड़ रहे हैं और ये तथ्य कि उन्हें इतनी ज्यादा सफलता मिल रही है, ये बताता है कि रूस की वायु रक्षा प्रणाली उतनी ही खिंची हुई है जितनी कि एक दरियाई घोड़े द्वारा पहनी गई टाइट पैंट। यह मानना तर्कसंगत है कि यूक्रेन लंबी दूरी के हमलों में ऊर्जा लगाने से अन्य जगहों पर धीमा हो सकता है। अप्रैल में रूसी मिड रेंज को थोड़ी राहत मिली हो या मोर्चे पर यूक्रेन के FPV ड्रोन ने पुतिन के कमगुर्गों को तबाह किया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं था। यूक्रेन ने दोनों क्षेत्रों में अपनी गतिविधियां और तेज कर दी हैं। मिड रेंज मोर्चे पर यूक्रेन के रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने कहा कि यूक्रेन ने 20 से 150 किमी 12.4 93.2 मील रेंज में हमलों की संख्या दोगुनी कर दी है। इस रेंज में अप्रैल में किए गए हमलों की संख्या मार्च की तुलना में दोगुनी थी और फरवरी में रूस के नजदीकी इलाकों में यूक्रेन द्वारा किए गए हमलों से 4 गुना ज्यादा थी। यूक्रेन ऐसे हमलों से रूस की समर्थन प्रणालियां कमजोर करता है, जो उसके मोर्चे पर हमलों को बनाए रखती है। नियंत्रण केंद्रों को नष्ट कर दिया जाता है, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखलाएं तबाह हो जाती है, साथ ही सैनिकों की जमावट और भंडारण सुविधाएं भी। मिड रेंज में हर सफल हमला रूस की मोर्चे पर ताकत को कमजोर करता है और जब यूक्रेन अपने कब्जे वाले क्षेत्रों में हवाई रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाता है तो वो हवाई गलियारों को भी खोल देता है, जिनका इस्तेमाल वो और अधिक हवाई हमलों को अंजाम देने के लिए कर सकता है, चाहे वो पास में हो या रूस के अंदर गहराई तक। और अगर रूस के मोर्चे पर तैनात सैनिकों की बात करें तो उनके लिए यह महीना बहुत बुरा रहा। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के अनुसार अप्रैल में रूस को 35,000 हताहत हुए। इसी दौरान यूक्रेन ने मिड रेंज हमलों की संख्या दोगुनी कर दी और रूस पर पहले से कहीं ज्यादा जोरदार प्रहार किए। ये संख्या मार्च में मारे गए या घायल रूसी सैनिकों जितनी है, जिससे यूक्रेन की रणनीति सफल दिखती है। जितना ज्यादा यूक्रेन रूस के पीछे हमला करता है, पुतिन के सैनिक उतने ही कमजोर होते जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि यूक्रेन ने रूस पर मार्च में जितने नुकसान पहुंचाए थे उतने हताहतों की संख्या इस बार पार कर ली है, जो कि रिकॉर्ड तोड़ 35,351 थी। लेकिन यह करीब है और अप्रैल में यूक्रेन ने दिसंबर में किए गए अपने पिछले 35,000 के रिकॉर्ड के बराबर नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने बताया कि अप्रैल लगातार 5वां महीना है जब रूस ने युद्ध में उससे ज्यादा सैनिक खो दिए जितने वह पुतिन की सेना में भर्ती कर सका। सिर्फ यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने ही दिसंबर से अप्रैल के बीच रूस को 1,56,735 सैनिकों का नुकसान पहुंचाया है, यूनाइटेड 24 मीडिया के अनुसार। रूस ने इस दौरान 1,48,400 सैनिक भर्ती किए और रूसी नुकसान इससे भी ज्यादा रहे होंगे। अभी जिन हताहतों का जिक्र हुआ उनकी पुष्टि यूक्रेन उस ड्रोन फुटेज से कर सकता है जिसे वही हथियार रिकॉर्ड करते हैं जिनसे ये हताहत हुए। अगर तोपखाने की गोलाबारी और दर्ज न किए गए हमले जोड़े तो रूस की 5 महीने की हताहत दर 1,60,000 से ज्यादा है। पुतिन को कहीं भी राहत नहीं दिखती। यूक्रेन सिर्फ लंबी दूरी की मुहिम नहीं तेज कर रहा, बल्कि हर मोर्चे पर ताकत बढ़ा रहा है और रूस के पास जवाब नहीं है। अब रूस के लिए सब कुछ खत्म हो गया है। अप्रैल यूक्रेन द्वारा पुतिन की युद्ध मशीन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला सबसे क्रूर महीना था। लेकिन जैसे ही वह क्रेमलिन से कहीं दूर किसी छिपे हुए बंकर में कांप रहा है, पुतिन को एक अटल सच्चाई पता होगी। रूस के लिए अब यहां से हालात और भी खराब होने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि यूक्रेन ने मीडियम रेंज स्ट्राइक ड्रोन पर क्या किया है, तो हमने इसकी पूरी जानकारी तैयार की है। हमारा वीडियो
यूक्रेन की नई कठोर रणनीति को विस्तार से बताता है, जिसमें यह शामिल है कि यूक्रेन किन लक्ष्यों को निशाना बना रहा है और 16 अप्रैल को हुआ एक विशेष हमला इस युद्ध के लिए, जो अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है, कैसे एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। इस विषय में और जानने के लिए वो वीडियो जरूर देखें और द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप यूक्रेन की रूस के खिलाफ उपलब्धियों पर हमारे सभी नए वीडियो देख सकें। और हमेशा की तरह देखने के लिए आपका धन्यवाद।